अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ ना कि कल जो आप लोगों ने लेक्चर लिया था उसमें क्या समझ में आया कि अमेज़ॉन क्या होता है, ऑनलाइन क्या होता है, आई मीन ऑनलाइन अर्निंग क्या होती है और वटेवर जो कुछ भी हमारे कल के लेक्चर में था। कुछ थोड़ा सा मुझे बताओगे आप में से कोई भी? जी मैम, कल जो आपने समझाया वो तकरीबन सारा ही समझ में आया। एफ यस। बी ए, एफ एम ए, हम्म। और उसके बाद जो मजीद भी जो इट्से के हवाले से जो आपने बताया, हम्म। हैंडमेड, वो हैंडमेड आइटम्स के हवाले से। हम्म। उसके अलावा वी ए, हाँ, टी वर्चुअल एल, असिस्टेंट होते हैं जो अपनी जो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अभी हम इन सब जो चीज़ों जो को चीज़ें आज, आपने बताई हैं ऑलमोस्ट सारी समझ में हाँ, आई अभी हैं। हम आज फिर से उनको देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है? क्योंकि वो कल तो एक ओवरऑल कह लो कि पूरा अमेज़ॉन के कोर्स का सर्वे था। एक हमने ओवरऑल उसका डेमो लिया था। तो आज से हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। कल हम लोगों ने देखा था सबसे पहले कॉमर्स को और ई कॉमर्स को। वही बात थी, एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग के, कुछ खरीदना कुछ बेचना, बिजनेस, तिजारत, इसके डिफरेंट नाम हैं, ठीक है? को इसको हम लोग कॉमर्स बोलते हैं। और ई कॉमर्स क्या होता है कि इसी काम को जब आप लोग थ्रू इंटरनेट करते हो यानी इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग और सेलिंग करते हो तो उसको हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं। अब ये ई कॉमर्स जो है ये आई कब थी, लाइक इंट्रोड्यूस कब हुआ था? पूरी दुनिया में तो बहुत पहले से था, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ थी बट इतनी इन नहीं थी। तो ये कब हुई? कोविड में। इन मार्च 2020 मच ऑफ द वर्ल्ड वेंट इनटू लॉकडाउन, ठीक है? आपके लॉकडाउन लग गए थे, आप लोगों के बिजनेस बंद हो गए थे, उसके बाद घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे, एक एक जो है लाइक कह लो कि सोशल डिस्टेंस आ गया था आप लोगों के बीच में। उसके अलावा अब आपने अर्निंग भी करनी है, ठीक है ना? अब आपने जो है आप लोगों को ज़रूरत की चीज़ें भी चाहिए हैं घर में। तो फिर क्या करना चाहिए उसके लिए? घर से बाहर तो जा नहीं सकते हैं, तो लोग फिर क्या हुए, आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन चीज़ों के ऊपर उनका ट्रस्ट पहले नहीं था, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा सा करके बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ। लोगों को पता चला कि हाँ भाई, अगर मेरी ये शॉप है या मेरा ये बिज़नेस है तो इसको मैं ऑनलाइन किस तरीके से लेके जा सकता हूँ। पहले मैं आपको बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट मैं भी ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती थी। मैं भी उन लोगों में से थी जो जब तक वो कहते हैं ना कि चीज़ को या कपड़े को हाथ में पकड़ के देखते नहीं थे कि क्या चीज़ है, मुझे यही होता था कि पता नहीं मैं मंगवा तो लूँगी, पता नहीं ये ओरिजिनल है कि नहीं है, ये ठीक है कि नहीं है। और मेरे साथ समटाइम्स ऐसा हो चुका था, स्पेशली ब्रांड्स के पे भी मेरे साथ हो चुका था कि मुझे दिखने में कोई चीज़ और नज़र आती थी और जब मैं मंगवाती थी तो कुछ ना कुछ उसके फैब्रिक का या डिज़ाइन का फ़र्क होता था, तो मैं खुद भी नहीं करती थी, ठीक है? अब तो खैर ऑफ कोर्स अब तो मैं घर की ग्रॉसरी भी ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ, क्योंकि अब टाइम नहीं होता इतना ज़्यादा कि आप खुद जाके कर सको। तो ये चीज़ें आ जाती थी। तो ऐसे ही हमारे जो पाकिस्तानी थे ना, हम लोगों का यही हाल था कि हमारा जो ट्रस्ट लेवल था ना वो थोड़ा सा ज़रा, लेकिन जब ये मैम, लॉकडाउन, ऑलमोस्ट सबके साथ ऐसा हो चुका है। मैंने एक एग्जैक्टली, 12,000 रुपए की स्मार्ट वॉच बाय की, हाँ तो हाँ, उसमें से 150 रुपए वाली घड़ी निकली। एक हाँ, ये बहुत दफ़ा। अब मैं ये तो खैर मैंने आपको ब्रांड का बताया है ना। मेरे ऊपर दराज के ऊपर बहुत चीज़ें हो चुकी हैं ऐसे काम। दराज के ऊपर मैंने एक प्रोडक्ट मंगवाई, ठीक है? वो डैमेज थी। मैंने उनको कॉल किए तो उनके जो वहाँ पे थे ना वो मुझे कहते कि आप ऐसा करिए, इसको ना किसी को गिफ्ट कर दें आगे। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, ये तो मेरे भी मतलब मैं भी इसको यूज़ नहीं कर सकती, मैं कोई ये डैमेज प्रोडक्ट थोड़ी आगे किसी को गिफ्ट करूँगी। तो फिर वो कहते हैं अच्छा ऐसा करिए, फिर इसको ना आप फेंक दें, हमारी तो किसी काम की नहीं ना, आप वापस भेजोगे, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं इस चीज़ का, यानी ऐसे वो लोग बोला करते थे। तो दराज से तो लेकिन फिर मैम अब दराज भी बदल गया है। अब वो क्लेम भी देते हैं, रिटर्न भी करते ऑफ हैं। कोर्स, और अब दराज ने एक और चीज़ भी शुरू की है कि अब आप यानी ये कि अपने डोर स्टेप के ऊपर प्रोडक्ट को पहले खोल के चेक करो, और उसके बाद अगर वो ठीक है तो फिर ठीक है, आप उसकी पेमेंट करो, अदरवाइज़ आप उसको वापस करवा दो। अब उसने ये रिफ़ंड का ये वाला रूल भी बना लिया हुआ है, जो कि बहुत बेस्ट है। दूसरा ये कि दराज जो है वो अब है दराज मॉल, उन्होंने जो बनाया है ना, वहाँ पे सब ब्रांड्स हैं दराज मॉल के ऊपर। वहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं होता। लेकिन फिर भी जब हम लोग कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ें मंगवा लेते हैं ना लोकल ब्रांड से या लोकल मार्केट से, वहाँ पर बहुत इश्यूज आ जाते हैं हमारे साथ, अभी भी समटाइम्स हो जाता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो ये हमारे साथ हुआ था, कब हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया?
2020 में जब ये लॉकडाउन हुआ, कोविड आया पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आया, लेकिन पूरी दुनिया में ये है ना कि जैसे अभी जो हमारे जो बाहर आप लोग रहे, जैसे लाइबाब आप लोग हो, वहाँ आप लोग यूज़ टू हो गए ऑनलाइन शॉपिंग के, ठीक है। लेकिन जहाँ जो पाकिस्तान वाले थे ना, स्पेशली जो एशिया वाले थे, हम लोग इन चीज़ों के इतने यूज़ टू नहीं थे। एक तो ये कि हमारा ये होता नहीं, जाकर देखें, खोल कर देखें डिज़ाइन, जब तक वो खोल कर ना देखो ना कपड़ा, उस डिज़ाइन की समझ नहीं आती है, वो मज़ा ही नहीं आता फिर उस वक्त तक ना हम लोगों को। हम इस तरह के लोग थे। लेकिन खैर हम लोगों की ये सोच बदली गई, शायद कोविड इसीलिए आया। लोगों ने अपने बिज़नेस, जो बिज़नेसमैन थे उनको ये आइडिया हुआ। हम एक शॉपकीपर की बात ले लेते हैं। एक शॉपकीपर को उस वक्त इस चीज़ का आइडिया हुआ कि ऑनलाइन का उसको कितना फ़ायदा है। उसने यहाँ पर होता तो वो सिर्फ उसने एक अपनी शॉप बनानी थी, ठीक है ना, उसने एक शॉप बनाई। जबकि अगर वो ऑनलाइन के ऊपर साथ काम करता है, वो अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करता, वो एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस के ऊपर अपनी शॉप बनाता। उसके पास एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस नहीं थी, डिफरेंट ऑनलाइन मार्केट प्लेस पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है अब, जस्ट एक तराज नहीं है, उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती। उसके अलावा सोशल मीडिया नेटवर्क हो गया, फेसबुक के ऊपर वो अपने पेजेस बनाता, वहाँ से वो अपने क्लाइंट्स लेके आता, डिफरेंट ग्रुप्स में जाके वो लाइव के सेशंस करता। यानी उसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स मिल गए अर्निंग करने के लिए, कि वो जहाँ पर भी जाकर, कहीं पे भी जाकर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकता था। जबकि यहाँ पर तो वो सिर्फ एक शॉप बना के एक मॉल के अंदर या एक वो एरिया के अंदर मार्केट में बस वो वहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। इतना लोगों को नहीं पता उसके बारे में। जबकि ऑनलाइन में क्या है कि पूरे पाकिस्तान से उसके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। एक तो उसका थोड़ी सी जो एक वो जो चीज़ थी ना कि नहीं जी फिज़िकल शॉप होनी चाहिए, ये पॉइंट ऑफ व्यू जो था उसका, ये थोड़ा सा उसका ठीक हुआ, क्लियर हुआ कहने चाहिए। फिर क्या हुआ कि इसको हम लोग बोलते हैं कि एक ट्रेडिशनल शॉपिंग जो स्टाइल था ना वो इनका ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने जब इसका रेवेन्यू ग्रोथ चेक करनी स्टार्ट की, 2020 में ऑनलाइन रेवेन्यू ग्रोथ वाज अप टू 44%, एंड इन Q1 2021 इट इंक्रीज 39% ईयर ओवर ईयर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती गई। ऑफ कोर्स लोगों ने खाना पीना भी है, उनको कपड़ा भी चाहिए, उनको अपने घर चलाने के लिए पैसे भी चाहिए, तो आप लोगों ने बिज़नेस भी करना है ऑनलाइन और आप लोगों ने शॉपिंग भी करनी है ऑनलाइन। तो ये दोनों चीज़ें आई, जिसके बाद हमें ये हुआ कि जस्ट एक, अगर हम आपको यूएस का बताएं, तो यूएस में ई कॉमर्स की जो सेल्स थी ना, वो पूरा उसमें एक साल में 2020 से 2021 के बीच में 218.53 बिलियन डॉलर्स इतनी तक चली गई थी जस्ट इन यूएस। यूएस यानी कि अमेरिका में इतनी हो गई थी। तो अगर हम पूरी दुनिया में देखते हैं तो वो तो भी कहाँ से कहाँ पहुँच गई होगी। उसके बाद हम लोगों को इतनी आदत पड़ गई ऑनलाइन की कि जब ये कोविड ख़त्म भी हो गया और मार्केट्स भी ओपन हो गई, तो अभी भी हमारा यही हाल है कि हम लोग ऑनलाइन ही मंगवाते हैं, हमारा यही टाइम होता है। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करती हूँ ना, तो मैं सुबह जाती हूँ, मैं शाम को आती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं मार्केट जाऊँ या अपने घर के लिए कोई ग्रॉसरी करूँ या कोई और चीज़ करूँ। तो फिर क्या होता है कि मैं ऑफ कोर्स मैं ऑनलाइन करती हूँ। समटाइम्स इस टाइम पर मैं फ्री होती हूँ ज़रा थोड़ा सा क्लास लेते हुए, साथ साथ मैंने पहले ही ऑर्डर प्लेस कर दिया होता है, और इस टाइम जो है ना मेरा ऑर्डर आ रहा होता है, जो कोई ग्रॉसरी या कोई वेजिटेबल्स हो गई, और ये जो घर की चीज़ें होती हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो कोविड में जो है हम लोगों को सबसे ज़्यादा पता चला इसका। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि जब लोगों की जॉब्स, ऑफ कोर्स जब ऑफिस बंद हो गए तो आपकी जॉब्स ख़त्म हो गई, लोग आए ऑनलाइन अर्निंग की तरफ, यानी वो फ्रीलांसर बने। फ्रीलांसर का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज़ फ्रीलांसर? मैम यही जो यानी कि डिफरेंट टास्क करते हैं, हम्म। पर आवर्स के हिसाब से चार्ज करते हैं या पर प्रोजेक्ट के हिसाब से, उसमें बिजनेस अकाउंटिंग के भी होते हैं। हम्म। उसके अलावा लोगो डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोई सी भी आप एक फील्ड सिलेक्ट कर लें। बिल्कुल, फ्रीलांसिंग क्या होती है कि आप पाबंद नहीं होते हो अगली कंपनी के, ठीक है ना, कि आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करना है, घर बैठ के आपने काम करना है, आपने 9 to 5 वाली जॉब नहीं करनी है, ठीक है। एक एक बंदा जो है ग्राफिक डिज़ाइनर, जैसे आपने बात की लोगो डिज़ाइनिंग की, एक ग्राफिक डिज़ाइनर ऑफिस में जाके बैठ के काम करता है, एक ग्राफिक डिज़ाइनर अपनी मर्ज़ी से रात को बैठ के अपने बेड पे बैठ के काम करता है ब्लैंकेट के अंदर, ठीक है। तो कौन ज़्यादा बेटर है? ऑफ कोर्स जो घर जो बैठे हैं मैम वही ऑफ बेहतर है। कोर्स जो अपनी मर्ज़ी से काम करता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसके पास इंटरनेशनली क्लाइंट्स आएंगे। फ्रीलांसिंग में कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये स्किल्स ही हों। आप लाइक एक टीचर भी फ्रीलांसर बन सकता है,
ठीक है, अपनी मर्ज़ी से, जैसे मैं अपनी मर्ज़ी से इस टाइम क्लासेस लेती हूँ, तो मैं क्या हो गई, मैं फ्रीलांसर हो गई। मैं चाहूँ मैं सुबह के टाइम क्लासेस दूँ, जिस टाइम मुझे टाइम मिलेगा मैं फ्री होंगी मैं उस टाइम क्लासेस ले सकती हूँ। ऑनलाइन घर बैठ कर अपने अपने ड्राइंग रूम में, घर में, जहाँ पर भी आपने बैठना है, इजीली आपने बस लैपटॉप खोलना है और आपने बैठ के कर लेना है। उसके लिए ये नहीं होगा कि जी मैं जाऊँगी, उठूँगी सुबह सुबह 9 बजे स्कूल खुलेगा तो मैं जाके स्कूल को ज्वाइन करूँगी और 2 बजे मैं वापस आऊँगी। नहीं, इसमें ऐसे नहीं होता। फ्रीलांसिंग में आपके पास जो भी स्किल है, जो भी आपको काम करना आता है, आप उसको अपनी मर्ज़ी और अपने टाइम के मुताबिक आज़ाद रह के काम करते हो। वो आप इंटरनेशनली काम करो, चाहे वो आप पाकिस्तान के अंदर काम करो, वो चाहे आप जैसे मर्ज़ी काम करो। ठीक है, इसको हम फ्रीलांस बोलते हैं कि मैं फ्रीलांसर हूँ, यानी अपनी मर्ज़ी से काम करता हूँ, मैं कहीं जॉब नहीं करता हूँ। ये चीज़ आ जाती है। लेकिन क्या है कि अभी भी इतना टाइम गुजर गया है, लेकिन अभी भी जो हमारी सोसाइटी है ना, और जो हमारे लोग हैं, उनको फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझ नहीं आया। अभी मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताती हूँ। एक अ, एक दो जो है ना प्रपोजल्स आए मेरी कज़न के लिए, और वो लड़का फ्रीलांसर था वो बहुत बड़ा डायरेक्टर, ठीक है, मीडिया फील्ड में था। तो वो अंकल क्या कहे, नहीं ठीक है फ्रीलांसर, लेकिन जॉब क्या करते हो? नहीं बेटा तुम कमाते क्या हो? सेम ऐसे ही मेरे कज़न के साथ हुआ, वो फ्रीलांसर था, और लड़की वाले पूछ रहे हैं कि नहीं जी ये कमाता क्या है? भाई वो फ्रीलांसर है, फ्रीलांसर जो है वो अच्छा खासा अर्न करते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो घर बैठा हुआ होता है ना। ये काम क्या करते हैं? नहीं, नौकरी, लोगों के अंदर वो जो एक चीज़ थी ना, एक वो जो जॉब की, कि आपने जाना है और जाके आपने जॉब करनी है और 9 to 5 की ही आपने करनी है, वो चीज़ अभी तक नहीं ख़त्म हो सकी, कम से कम पाकिस्तान में तो नहीं ख़त्म हो सकी। उनको बताना पड़ता है कि जी ये 1.5-2 लाख रुपया कमा लेता है, लेकिन उनके एक वो जो होते हैं सही ना है मैम। हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनके माइंड में वही चीज़ होती है, लेकिन नहीं बैठा तो घर ही है ना, घर से बाहर तो नहीं गया ना, तो वो फिर क्या कमाना होता है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है इन लोगों को हैंडल करना। ओके, आज मुदस्सिर की आवाज़ नहीं आ रही मुझे। अब ई कॉमर्स का हमें फ़ायदा क्या होता है, इसके फीचर्स और बेनिफिट्स होते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग इंटरनेट हो गया, परचेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, 24/7 इसकी अवेलेबिलिटी हो गई, इजी रिटर्न इसकी पॉलिसी हो गई, एडवांस पेमेंट ऑप्शन हो गया, शेयर विद अदर्स हो गया कि अगर आपने कोई भी चीज़ ली है तो आपको अपने फ्रेंड को या अपनी बहन भाइयों को जाके नहीं दिखाना पड़ता, आप वहीं से शेयर कर देते हो कि भाई ये चीज़ मैंने ली है, या फिर यहाँ पर सेल लगी हुई है, ये चीज़ इतने में सेल हो रही है तो तुम लोगों ने लेनी है तो तुम लोग भी ले लो, या मुझे अच्छी लगी है मैंने भी ले ली है। 24/7 रात को नींद नहीं आ रही, स्क्रॉल करते करते आपके सामने चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, आप वहीं से ऑर्डर प्लेस कर देते हो। ईज़ी रिटर्न पॉलिसी के भी नहीं पसंद आया तो रिफ़ंड का इशू भी आ जाता है कि ये रिफ़ंडेबल भी हो जाती हैं प्रोडक्ट। और एडवांस पेमेंट ऑप्शन, मैं कहती हूँ मेरे लिए तो ये सबसे बेस्ट है एडवांस पेमेंट ऑप्शन, क्योंकि हमेशा जो भी कैश ऑन डिलीवरी वाले होते हैं ना, वो जब पहुंचते हैं ना मेरे पास, उस चीज़ के पैसे ख़त्म हो चुके होते हैं। तो एडवांस पेमेंट में क्या होता है, आप पहले से देख कर बेफिक्र हो जाते हो, आप रिलैक्स हो जाते हो कि हाँ भी मैंने पेमेंट कर दी है, अब जब मर्ज़ी प्रोडक्ट आए, है ना, ऐसे ही होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है मैम। बाकियों की नहीं मुझे आज आवाज़ आ रही, ना लाइबा की आ रही है आवाज़, जी इधर ही हूँ। है ना, हाँ चल गया ना पता, बस ऐसे ही बीच बीच में से थोड़ा सा बोल दिया अस्सलाम करो। वालेकुम। ठीक है। मैम मेरी तरफ आज बहुत ज्यादा रश है तभी मैं खामोश हाँ हूँ। चलो कोई बात नहीं, फिर आप माइक अपना बंद ही रखना फिर अगर बहुत शोर शराबा होगा। अच्छा, जी अब जी वही। क्या आ गया हमारे पास, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स को कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, मैंने कहा था हम डिटेल से आज करेंगे। हमने यहाँ पर सिर्फ बिजनेस की टाइप्स को डिस्कस करना है, हमने उनको याद रखना है, ठीक है। क्या क्या हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं इसमें। सबसे पहली टाइप हमारे पास आती है बिजनेस टू बिजनेस, यानी B2B, इसको हम लोग बोलते हैं। अब ये क्या होता है कि बिजनेसेस सेल्फ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू अदर बिजनेस, यानी एक बिजनेस जो है वो दूसरे बिजनेस को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। अली बाबा सेल्स इंडिविजुअल सप्लायर्स टू लार्ज एंड स्मॉल बिजनेसेस थ्रू इट्स वेबसाइट, यानी आप जो लोग होल सेल का काम करते हैं, ये उन लोगों के लिए होता है B2B करना, ठीक है। मैंने अपनी एक शॉप खोली रिटेल की, मैं ऑफ कोर्स गई किसी होलसेल वाले के पास, मैंने वहाँ जाके उससे होलसेल पर सामान ख़रीदा। अब वो होलसेल वाला समझ लो कि आप हो, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी कि जी आप क्या काम करते हैं, तो आपने मुझे कहना है कि मैं B2B देता हूँ,
यानी मैं होल सेल का काम करता हूँ। B2B का मतलब होता है एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस के साथ कह लो कि कोलैबोरेट करता है या MOQ करता है, MOU करता है, या उसके साथ वो अपनी सर्विसेज उसको देता है, तो वो बिज़नेस को देता है, किसी इंडिविजुअल पर्सन को नहीं देता। तो ये आता है मॉडल होल सेल में हमारे पास B2B। ठीक है, कि आपने अलीबाबा इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास, कि आपने अलीबाबा से होल सेल के ऊपर सामान उठाया है अपने बिजनेस के लिए। गॉट इट? ये वाला पॉइंट जी क्लियर मैम। हुआ? जी जी मैम। जी जी। सेम ऐसे ही होता है बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर या कंज्यूमर एक ही बात है। B2C, ठीक है ना, बिजनेसेस सेल्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू इंडिविजुअल कस्टमर। यहाँ आ जाती है हमारी रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट कौन सी होती है हमने कल भी देखी थी, जैसे हमारे पास अमेज़ॉन हो गया, जैसे हमारे पास दराज हो गया, कि आप एक सिंगल प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो एक मार्केट प्लेस के ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर। ठीक है, Tesco.com एंड अमेज़ॉन सेल्स मर्चेंडाइज टू कंज्यूमर्स थ्रू इट्स वेबसाइट, के अपनी वेबसाइट के थ्रू वो क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करते हैं। वो चाहे इंडिविजुअल कस्टमर्स हों, सॉरी इंडिविजुअल बिजनेस वाले हों, चाहे वो बिजनेस वाले हों, मर्चेंडाइज हों, जो भी हों। अमेज़ॉन जो है, आप किसी भी तरह से आप अमेज़ॉन के ऊपर अपनी शॉप क्रिएट करके तो एक इंडिविजुअल कस्टमर को आप प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हो। ये होता है रिटेल प्राइस, यानी जो हमारे यहाँ मार्केट में शॉप्स बनी हुई होती हैं, हम वहाँ पर जाते हैं और हम वहाँ पे जाके उनके पास हम सिंगल 1 2 3 4 या 5 या 10 चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन हम होल सेल की शॉप के ऊपर जाके 2 3 या 4 5 या 10 आइटम्स नहीं ले सकते। उन लोगों ने अपना एक पैकेजेस बनाए हुए होते हैं। ठीक है, उसमें वो कहते हैं कि जी हमारी मिनिमम जो है ना ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम MOQ बोलते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ये इतनी है। वो या तो 100 होती है या 200, 500, समटाइम 300, इस तरह से होती है। उसमें आप 10 15 या 20 प्रोडक्ट नहीं परचेज कर सकते होल सेल पे, जबकि रिटेल में आप 10 15 या 20 प्रोडक्ट ले सकते हो, लेकिन आप 100, 200 या 300 प्रोडक्ट नहीं ले सकते। उसके ऊपर रिटेल वाला जो है वो आपको ये बोलता है कि भाई अब मैं तो आपको इतने में नहीं दे सकता, वो होलसेल मार्केट है, आप वहाँ जाओ और वहाँ जाके ख़रीद लो। ये चीज़ होती है। तो B2C वो वाला बिजनेस जो कस्टमर्स के लिए होता है। फिर हमारे पास एक मॉडल आता है इसमें कस्टमर टू कस्टमर, यानी C2C। C2C में क्या होता है, पार्टिसिपेंट इन ऑल ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस कैन बाय एंड सेल गुड्स टू ईच अदर्स। इसकी हमारे पास एग्जांपल है बेस्ट OLX, eBay। ठीक है, ये वो मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पर आप लोगों का, जैसे कि अगर अभी हम 2 लोग हैं, मैं कहती हूँ कि जी मैंने अपना मोबाइल सेल करना है, मेरी कोई मोबाइल की शॉप नहीं है, बस मैंने अपना यूज़ किया वो मोबाइल था, मैं बस अब इससे बोर हो गई तो मैंने सोचा मैंने अब नया मोबाइल लेना है। मैं उसको इसी तरह के किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, eBay के ऊपर या OLX के ऊपर लगा दूँगी, और वहाँ से अगर आप आते हो मेरे पास, आपकी कोई मोबाइल की शॉप नहीं है, लेकिन क्योंकि वो फ़ीचर्स जो थे मोबाइल के वो आपको अच्छे लगे, फिर जो मेरे मोबाइल की प्राइस जो मैंने लगाई थी वो भी आपको सही लगी, तो वहाँ से आपने मेरे से कांटेक्ट किया और मुझसे वो मोबाइल परचेज़ कर लिया। यानी हम दोनों की मोबाइल की कोई शॉप नहीं थी, हमारा कोई बिज़नेस नहीं था, हम सिर्फ कस्टमर्स थे, इंडिविजुअल पर्सन्स थे। तो इन 2 लोगों के बीच में जो बिज़नेस होता है, जो लेन देन होता है या ख़रीदो फरोख्त होती है, उसको हम बोलते हैं C2C, कस्टमर टू कस्टमर। ओके, जी मैम। ठीक है। अब लास्ट वन हमारे पास कौन सा होता है, C2B, यानी कस्टमर टू बिजनेस। इसमें ये होता है कि जो एक, जैसे अब मैं हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं मोस्टली फ्रीलांसर्स। ठीक है, दिस इज़ वेयर आ कंज्यूमर और इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर सेल्स देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू बिजनेस। यहाँ वो लोग आ जाते हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी मैं हूँ, मैं यहाँ पर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाती हूँ, वहाँ पर जाकर मैं क्लासेस लेती हूँ। तो क्या हुआ कि मैं एक इंडिविजुअल, ठीक है, मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ जाके उस इंस्टीट्यूट को, वो एक बिज़नेस है इंस्टीट्यूट, मैं अपनी सर्विसेज जाके वहाँ पर देती हूँ, इसके बदले वो लोग मुझे पे करते हैं। ठीक है, या फिर अगर मैं कहीं पे जॉब करती हूँ, तो मैं किसी कंपनी में जाके जॉब करती हूँ, वहाँ उनको अपनी सर्विसेज देती हूँ और वो लोग मुझे उसके बदले पे करते हैं, तो वो मैं एक इंडिविजुअल हो गई और वो जो कंपनी थी वो एक बिज़नेस हो गया। तो ये होता है C2B,
इसमें फ्रीलांसर्स भी आ जाते हैं, इसमें बाकी दूसरे लोग भी आ जाते हैं। अपवर्क, फाइवर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन आर द बेस्ट एग्जांपल्स। ठीक है, यानी आप लोगों ने अपने अकाउंट, अपने प्रोफाइल्स क्रिएट करनी है यहाँ पे, और आपने अपना काम उनको दिखाना है, शो करवाना है कि मुझे ये काम करना आता है, मैं ये काम कर सकता हूँ। वहाँ से फिर आपको बिजनेसेस या क्लाइंट्स जो है ना वो आपको मिलते हैं। आप अगर कोई भी काम करते हो और कोई आपसे पूछता है कि आप क्या काम करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप होलसेल पे काम करते हो या फिर आप रिटेल पे काम करते हो, यानी आप B2B करते हो या आप B2C करते हो। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कि तुमने मोबाइल कहाँ से ख़रीदा, तो आप उसे कहोगे कि ये मैंने C2C से लिया था। अब एक ये बिज़नेस की लैंग्वेज होती है जिसको हर कोई नहीं समझ सकता, इस वजह से हम इनको यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारे यहाँ के लोग इन चीज़ों के यूज़ टू नहीं होते। लेकिन जब आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं ना, तो वहाँ पे लोग यही लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि मैं एक इंस्टीट्यूट में थी, मेरा इंस्टीट्यूट था, एक दूसरे इंस्टीट्यूट के लोग आए हमारे पास, उन्होंने आके हमें ऑफ़र दी, हम आपके साथ B2B करना चाहते हैं। हमारा भी बिज़नेस था, उनका भी बिज़नेस था। उन्होंने कहा हम दोनों इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट्स हम लेकर आते हैं, आप उनको टीच करवाना, पढ़ाना उनको आप, यानी दोनों का इक्वली हो गया। लेकिन और उसमें क्या हुआ कि मेरा भी बिज़नेस था और उनका भी बिज़नेस था, तो हम दोनों ने दोनों बिज़नेस को मिलाया और हमने उससे फिर अर्निंग स्टार्ट की कि हम लोग स्टूडेंट्स लेकर आए या हम लोग क्लाइंट्स लेकर आए अपनी इस चीज़ को, तो वो B2B आ गया। जब भी हम लोग किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं या हम लोग कोई बिज़नेस फंक्शंस में या बिज़नेस पार्टीज़ में जब आप जाते हो, वहाँ पर आपको ऐसी ही लैंग्वेज सुनने को मिलती है, B2B, B2C। वो बंदे को अगर इन चीज़ों का नहीं पता होता है तो समझ नहीं आती है ये क्या कह रहे हैं, B2C क्या होता है, B2B ये क्या कह रहे हैं। हम आपके साथ B2B करने आए हैं, अभी क्या B2B करने आए हो आप मेरे साथ? जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि B2B का क्या मतलब होता है, आपको समझ नहीं आएगी कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। या अगर कोई आपसे कहता है कि अच्छा फिर आप लोग क्या काम करते हो, आप फ्रीलांसर हो, आपके अकाउंट्स बने हुए हैं, आप कहोगे मैं कस्टमर टू बिज़नेस हूँ, यानी मैं C2B करता हूँ। कस्टमर टू बिज़नेस तो नहीं बोलते, हम C2B बोलते हैं। मैं C2B करता हूँ, इसका मतलब ये कि मैं अपनी सर्विसेज जो है वो मैं बिज़नेस को प्रोवाइड करता हूँ। कोई भी बिज़नेस हो सकता है वो। ठीक है, तो ये 4 मॉडल्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसका मतलब क्या होता है, और ये हमारे एंड तक चलते हैं, कोर्स के एंड तक भी, और बिज़नेस लैंग्वेज में भी एंड तक ये सब चीज़ें चलती हैं हमारे साथ। अब क्या है, हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अमेज़ॉन, ईबे, वॉलमार्ट, उसके अलावा सैम्स क्लब हो गया। अगर हम वहीं पे देखते हैं तो बेतहाशा ये हमारे पास ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस होती हैं। यूके में भी बेतहाशा होंगी हमारे पास, वहाँ पर एक shein.com भी है, उसके अलावा बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं ना, ये सब इक्वल हैं एक दूसरे के। ये नहीं है कि अगर अमेज़ॉन है तो अमेज़ॉन की मुझे बहुत टॉप चीज़ हो गई है, इन मार्केट्स के बगैर अमेज़ॉन भी नहीं है। इसकी कैसे क्या एग्जांपल होगी, इसकी एग्जांपल ये होगी कि अगर मैं ड्रॉप शिपिंग का काम करती हूँ फॉर एग्जांपल है, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग अगर मैं काम करूँगी और मैं वॉलमार्ट से प्रोडक्ट उठाती हूँ और मैं उठाकर अमेज़ॉन के ऊपर सेल करती हूँ, यानी मैं पिक्चर्स जो हैं वो वॉलमार्ट से डन करके मैं अमेज़ॉन के ऊपर लगा के तो सेल करती हूँ। अगर वॉलमार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई इशू आ जाता है, कुछ भी, उसका सिस्टम डाउन हो जाता है, मेरे तो हाथ पाँव फूल जाएंगे ना कि अब मैं क्या करूँ, मेरा कस्टमर वेट कर रहा है। तो क्या होता है कि ये सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, ये सब इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ये नहीं होता कि हम, अच्छा इसमें एक चीज़ और भी आती है, अगर हम लोगों ने अमेज़ॉन के ऊपर अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो हम क्या करते हैं, अपना वही प्रोडक्ट्स जो हमने अमेज़ॉन पे लगाई थी, वही प्रोडक्ट्स जो है हम वॉलमार्ट पे भी लगा सकते हैं अपना वहाँ अकाउंट बना के। हम शॉपिफाई के ऊपर भी लगा सकते हैं, हम ईबे के ऊपर भी लगा सकते हैं, टिकटॉक मार्केट प्लेस के ऊपर भी लगा सकते हैं, और उसके बाद हम इन सब को आपस में लिंक कर देते हैं। इन सबको आपस में लिंक करने का क्या फ़ायदा होता है कि कस्टमर को ये चलता है पता कि ये एक इंटरनेशनली ब्रांड है, यानी ये हर प्लेटफॉर्म पे आपको ये ब्रांड मिलेगा। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट होता है हमारे लिए, अगर हम लोग सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने अकाउंट बनाकर वही अपने ब्रांड्स जो हैं हम वहाँ पे शो करके वहाँ पे सेल करना शुरू कर दें, तो ये बहुत बेटर होता है हम लोगों के लिए। ठीक है, जी मैम। अब आ गया हमारे पास अमेज़ॉन।
Amazon is one of the largest retailer in the world. As being an online retailer, Amazon allows individuals and businesses to sell their products online on its website. हम लोगों ने कल भी इसको देखा था कि दुनिया की सबसे बड़ी जो है ना रिटेल कंपनी है ये। फिज़िकली मार्ट्स भी हैं इसके और उसके अलावा ऑनलाइन भी हैं इसमें। और आप इसके ऊपर एज अ इंडिविजुअल, यानी अगर आप कहते हो कि मुझे अपने नाम के साथ काम करना है, मैं अकेला हूँ, मेरी कोई कंपनी नहीं है, आप वो भी काम कर सकते हो इसके ऊपर। और अगर आपका कोई बिज़नेस है ऑलरेडी, तो आप उस बिज़नेस के नाम के ऊपर भी काम कर सकते हो। इसकी वेबसाइट के ऊपर आपने अपनी शॉप क्रिएट करनी है। अच्छा, यहाँ पे हम इसको शॉप को वर्ड शॉप यूज़ नहीं करते, हम अकाउंट्स बोलते हैं। तो आपने अपने अकाउंट क्रिएट करने होते हैं और आपने अपना काम करना होता है, ठीक है। अब लोग क्यों इतना अमेज़ॉन के पीछे पागल है, मुझे ज़रा ये अमेज़ॉन वाली बंदी बताएगी थोड़ा सा। वाई अमेज़ॉन? भाई वॉलमार्ट भी तो है, ईबे भी है, शॉपिफाई है। क्योंकि क्या? अमेज़न सबसे हाँ, बड़ा है ना, ठीक है। और वो ग्लोबल है। ओके, है वो काफ़ी अच्छी है। मतलब अगर आपको जल्दी में कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आपको मतलब कल भी मिल सकती है। अगर आप सुबह को ऑर्डर कर रहे हो तो आपको शाम तक भी मिल सकता है आपका। एग्जैक्टली। क्या? वो जो शाम तक मिलती है ना, वो होती हैं प्राइम प्रोडक्ट्स। प्राइम जो हमारे प्राइम मेंबर्स के लिए होती हैं, वो वाली प्रोडक्ट्स ना, उसको भी हम जी। लोग देखेंगे आगे कि वो कौन सी होती हैं। वाई अमेज़ॉन में क्या आ गया? मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, लार्जेस्ट रिटेलर इन द वर्ल्ड, 82% मार्केट शेयर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2021 में अगर हम अमेरिका में देखते हैं तो अमेरिका में ई कॉमर्स के 82% मार्केट शेयर्स जो है ना वो अमेज़ॉन के पास हैं। 78% कस्टमर्स जो है ना वो अमेज़ॉन के ऊपर बिलीव करते हैं, लाइक आँख बंद करके उसके ऊपर बिलीव करते हैं कि अगर हमने अमेज़ॉन से प्रोडक्ट मंगवाई है तो पहली बार ये कि उसकी क्वालिटी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, क्योंकि अमेज़ॉन जो है वो क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करता, ठीक है। लार्जेस्ट स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर, इसके जो वेयर हाउस हैं वो दुनिया में बहुत ही लार्जेस्ट स्टोरेज होती है। आप लोगों का कैसा है लाइबा? जी, हमारा भी ऐसा ही है। मतलब मैं जो पहले वाले अमेज़न में काम करती थी ना, वो हम्म, यूके का सबसे बड़ा था और वो मतलब कि मिलियन से भी ज़्यादा पैकेजेस हैंडल करते हैं एक मंथ में। एग्जैक्टली। और मैंने यही सुना है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा वो फैसिलिटेट करते हैं ना अपने वर्कर्स को। और उसके अलावा अंदर मतलब आपको हर चीज़ वहाँ पे आपको अंदर अवेलेबल होगी, लाइक कैफ़े, वो कैफ़ेज़ भी हो गए उनके लिए। बाकी सब कुछ भी अब पता नहीं अभी इसमें क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन खैर वो ये कहते हैं कि वो एकर्स के ऊपर, तो साइज़ वाइज भी अगर हम देखें तो वो एकर्स के ऊपर बने हुए होते हैं, इतने लार्ज होते हैं उनके स्टोर ना। बेस्ट ट्रस्ट लेवल आ गया। अच्छा, फिर रिफ़ंड का आ गया कि आप अमेज़ॉन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को रिफ़ंड कर सकते हो। तकरीबन 1 हफ़्ते का टाइम पीरियड होता है। एंड गुड गुड डिलीवरी सर्विसेज। हाँ जी, मैम ये बताइए। रिफंड का क्या मतलब है? रिफंड का रिफ़ंड का मतलब ये है कि आप मैंने एक चीज़ मंगवाई, ठीक है ना, ऑर्डर दी। अब वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, या उसका कोई साइज़ का इशू है, या उसका कोई डैमेज है, या कुछ और प्रॉब्लम आ गई है, मैं वो वापस भिजवा के अपनी पेमेंट वापस ले सकती अच्छा, बस ठीक। हूँ। ठीक बोला है ना भी मैंने? मैम amazon के ऊपर भी चेंज ऑफ माइंड एप्लीकेबल होता है कि भाई मेरा अब दिल नहीं कर रहा लेने का। दिल नहीं कर रहा, नहीं वो फिर हम उसको ये तो नहीं कहेंगे ना कि मेरा दिल नहीं कर रहा लेने को, हम तो कोई ना कोई बहाना क्योंकि बना देंगे ना। पाकिस्तान में तो अक्सर जगहों पे मैंने देखा है कि लिखा हुआ होता है कि चेंज ऑफ माइंड, भाई ये जो है ना शर्तों में है ही नहीं कि अगर आपका दिल नहीं है तो अब आप नहीं ले रहे। हाँ, ऐसा हो जाता है समटाइम। तो समटाइम्स नहीं भी होता, लोग ऑर्डर पहले ही कैंसिल कर देते हैं डिलीवर होने से पहले ही। क्योंकि जब हम लोग अपनी ऑर्डर लिस्ट खोल के देखते हैं ना, उसमें हमारे पास 2-3 ऑर्डर्स तो लाजमी हो लिखा हुआ होता है कि ये कैंसिल हो गए हैं। तो वो यही होता है, चेंज ऑफ माइंड ही होता है कि वो डिलीवरी से पहले ही कैंसिल हो जाते हैं। ओके मैम। हाँ, यही चीज़ है। अच्छा, उसके बाद फिर हम आगे अब इसके फुलफिलमेंट मेथड्स के ऊपर, जो हम लोगों ने कल डिटेल में भी डिस्कस किए थे। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन यानी FBA, एंड फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट FBM। FBA में क्या होता है? आपने अपनी प्रोडक्ट्स परचेज़ की सारी, जहाँ से भी आपने सोर्स की हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग, यानी होलसेल पे ख़रीदी हैं, वो चाहे पाकिस्तान है, चाहे चाइना है, UK है, US है, कोई भी मार्केट प्लेस है। वहाँ से आपने अपने सामान लिया और उसको आपने वेयर हाउस में भिजवा दिया, ठीक है, वहाँ पे शिप करवा दिया।
उसके बाद जब वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंच गया तो उसके बाद फिर आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। कस्टमर आएगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, अमेज़ॉन उसको पैक करेगा, उसको लेबल करेगा और उसके बाद कस्टमर को भिजवा देगा। और अगर कोई रिफ़ंड का इशू आएगा तो वो वापस मंगवा लेगा और उसको रिफ़ंड करेगा। ये सारा काम जो है ना, ये अमेज़ॉन के अंदर आता है, वो अमेज़ॉन खुद करता है, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है। अब क्या है कि जी विकास बोलें आप। मैम एफबीए के लिए कोई क्वांटिटी की भी शर्त होती है कि 10 20 100 या कोई भी क्वांटिटी हम अमेजोन के स्टोर में भेज सकते नहीं हैं? नहीं, कोई भी क्वांटिटी भेज सकते हो आप अमेज़ॉन के स्टोर में। क्या होता है कि ना, जैसे हम तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं ना, हम तो नहीं वहाँ पे बैठे हुए, तो हमारे लिए तो ये बेस्ट मॉडल है। हम क्या करते हैं, सामान यहाँ से ख़रीदते हैं, मोस्टली चाइना से लेते हैं या पाकिस्तान से लेते हैं और हम अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। उसके बाद आगे जो जितना भी डिस्पैच करवाना होता है कस्टमर को, डिलीवरी हो गई, वो सारा काम अमेज़ॉन ने खुद करना है। लेकिन अमेज़ॉन हमसे इसके बदले क्या करता है, चार्ज करता है। ठीक है। कोई यानी कि मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है इस चीज़ का। ओके। अच्छा, अब अमेज़ॉन जो है वो हमसे चार्ज करता है इस चीज़ का, अपने वेयर हाउस में रखने का। ये सेम उसी तरह से होता है कि हम यहाँ पर एक घर किराए के ऊपर ले लेते हैं रेंट पे रहने के लिए। अब हम उस घर में रहें या ना रहें, हमने उसका रेंट हर महीने देना ही देना है ना। तो सेम ऐसे ही होता है कि आपने जब एक दफ़ा सामान अपना भिजवा दिया अमेज़ॉन के वेयर हाउस में, अब वो सेल हो या ना हो, आपने जो है वो अमेज़ॉन की वेयर हाउस की फ़ी पे करनी ही करनी होती है किसी ना किसी सूरत में। ठीक है ना। अमेज़ॉन एक तो अपने वेयर हाउस के चार्जेस लेता है, सेकंड वो चार्जेस लेता है इस चीज़ के जो उसके ऊपर हम लोगों ने पैकिंग या लेबलिंग करवानी होती है ना, उस चीज़ के वो चार्जेस लेता है, वो चार्जेस। अब वो चार्जेस होते कितने हैं, अब मुझे इसको एक्चुअली बंद करके देखना पड़ता है, तो प्लीज़ आप लोग बोल दिया करें। हाँ, मुझे देखना पड़ता है किसने किया है। हाँ जी बेटा बोलो आप समीर। जी मैम, अलीबाबा से हम एफबीए के लिए वो चीज़ें ले सकते हैं, जी बिल्कुल ले प्रोडक्ट्स। सकते हो, हाँ जी ले सकते हो, अच्छा, ठीक है बस। ले सकते हो आप। अच्छा, अब क्या होता है कि अब अमेज़ॉन जो है वो एफबीए की फ़ी कितनी चार्ज करता है, वो डिपेंड करती है आपकी प्रोडक्ट की वेरिएशन के ऊपर। ठीक है। वेरिएशन क्या होती है, किसी भी चीज़ की वेरिएशन क्या होती है, एनी आइडिया? मतलब उसमें जो कलर्स होते हैं और ये एग्जैक्टली, इसका कलर, साइज़, उसका वेट, ठीक है, उसकी डायमेंशन, ये सारी उसकी वेरिएशन आ जाती हैं उसके अंदर ना, उसकी टाइप्स हो गई। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अमेज़ॉन ने आपसे चार्ज करना है। अब जैसे एक लैपटॉप है, ठीक है ना, हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एक लैपटॉप है तो ऑफ कोर्स वो उसके शेल्फ में ज़्यादा जगह लेगा रखने के लिए, और एक छोटा सा मोबाइल है वो कम जगह लेगा। तो मोबाइल का जो चार्जेस होंगे एफबीए के वो कम होंगे और लैपटॉप के जो है वो ज़्यादा होंगे। और मैम ये चार्जेस पर सेल के हिसाब से होंगे या जितने दिन हमारे सामान पड़ा है उनके पास उसके हिसाब से होंगे? नहीं नहीं, पर सेल के हिसाब से होते हैं, जब आपकी सेल होती है ना उसमें से डिडक्ट होते हैं ये। ओके। अच्छा, सेकंड हमारे पास ऑप्शन होगी, आ जाती है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, एफबीएम। अब एफबीएम में क्या होता है, आपने सामान ऑर्डर किया अपने सोर्स को और अपने पास अपने घर में मंगवा लिया, यानी जो लोग वहाँ पे रहते हैं ना उनके लिए सबसे बेस्ट होता है एफबीएम। क्यों? क्योंकि एफबीएम में उनको एफबीए के चार्जेस नहीं पे करने पड़ते, तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। जब हम लोग ये प्रॉफिट की तरफ जाएंगे ना, तो आप लोग देखना कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है एफबीए और एफबीएम में, कितना फ़र्क होता है। तो वहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं वो एफबीएम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय इसके एफबीए के। ठीक है। मैम वहां पर रहने वाले भी वो ना जिनके पास इतना टाइम हो कि नहीं, वो डेली की डिलीवरियां लगवा सके। जब आप इतना कमाते हो तो फिर आप टाइम खुद ही निकालते हो। जब आप वहाँ पे इतना, क्योंकि एफपीएम में काफ़ी प्रॉफिट होता है, जब आप वहाँ पे इतना अर्न कर रहे हो ना, तो फिर आपने खुद ही टाइम भी निकालना है। और फिर आपने, या तो अपने पास टाइम नहीं है तो आपने फिर वर्कर्स हायर कर लेने हैं, वो रख लेने हैं अपने पास इस काम के लिए, ये चीज़ आ जाती है। लेकिन इसमें हमें वहाँ रहने वालों को एफपीएम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। हाँ, और हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं, हम लोगों को एफबीए का फ़ायदा है क्योंकि हमारी टेंशन ख़त्म हो जाती है सारी। ठीक है।
कोई क्वेश्चन? जाहिर है मैम, किसी पर ट्रस्ट तो नहीं कर सकते ना, इसलिए आज से वो ऑफ वहां से कोर्स, डिलीवरी ना पहुंचाए तो इधर से हम रह बिल्कुल गए। बिल्कुल। आपका कस्टमर ख़राब होगा, आपके उसके ऊपर बैड रिव्यूज़ आएंगे। किसी भी बिजनेस में जो बैड रिव्यूज़ होते हैं ना, वो बहुत बैड नहीं कहना चाहिए, जो रिव्यूज़ होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वो चाहे बैड हैं मैम या गुड हैं, जैसे भी हैं जी। मैम एफबीए में अगर हम, यानी कि जैसे अगर हम एफबीए करते हैं कि अमेजोन की तरफ से अगर होती है फुलफिलमेंट, तो हम्म। उसमें अगर कोई डिलीवरी के हवाले से अगर कोई रिव्यू होता है बैड, तो वो तो अमेजोन के खाते में जाएगा या हमारे अकाउंट में आएगा? हमारे अकाउंट में आएगा। बैड रिव्यूज़ यानी जो कि होते अगर हैं, अमेजोन भी अगर लेट करता है तो कसूर हमारा है? नहीं नहीं, अमेज़ोन लेट नहीं करता। अमेज़ोन का अभी तो हमने पढ़ा गुड सर्विस। आपको अगर आप अमेज़ोन में 1 घंटा पहले भी ऑर्डर करते हो तो घंटे बाद भी आपके पास प्रोडक्ट पहुंच जाती है। वो अमेज़ोन फिर का तो काम बेस्ट है। है एफबीए। वो अमेज़ोन का काम है टाइम पे पहुंचाना। हमसे ये गलती हो सकती है, ठीक है, लेकिन अमेज़ोन से नहीं हो सकती है, क्योंकि उन लोगों की अपनी सर्विसेज होती हैं, उन लोगों ने अपने लगाया हुआ सब किया हुआ होता है। भाई ये क्यों नहीं बोल रही वेयर हाउस वाली? मैंने बहुत तंग करना है आपको लाइबा। जी। हाँ, आप भी तो बताओ ना हमें वहाँ का कुछ। नहीं, कस्टमर नहीं डिलाई करते। हाँ, इसीलिए। अच्छा, अब हमारे पास क्या आते हैं, वही बिजनेस मॉडल्स आ गए हमारे पास। बिजनेस मॉडल्स में क्या होते हैं, प्राइवेट लेबल हो गया, होलसेल हो गया, ड्रॉप शिपिंग और आर्बिट्राज। ये 4 मॉडल्स आ गए। अब प्राइवेट लेबल में क्या होता है, अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल इज़ अबाउट फाइंडिंग अ प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन that has high sales but maybe a low number of reviews, getting that product and labeling it by creating your own brand। आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है इसमें प्राइवेट लेबल में, ठीक है। आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, आपने जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद करवानी है, आपने उसकी वो जो लिस्टिंग है जो कल मैंने दिखाई थी आपको, पेज जो हम लोगों ने बनाना था जिसको हम लिस्टिंग बोलते हैं, कंटेंट राइटिंग जिसके अंदर आ जाती है, वो आपने खुद करनी है। आपने उसकी सोर्सेज जो है दूसरे प्लेटफॉर्म से करनी है। आपने इंक्रीज सेल्स थ्रू मार्केटिंग मेथड, आपने मार्केटिंग लगानी है, करनी है, एडवर्टाइज़ करना है अपनी प्रोडक्ट को, कंपेन्स रन करनी है, पीपीसी, पे पर क्लिक बोलते हैं हम इसको, आपने वो यूज़ करना है। उसके बाद ये सारे काम आपने खुद करने हैं, ठीक है, प्राइवेट लेबल के अंदर, क्योंकि ये आपका ब्रांड है। आपको पता है कि आपके ब्रांड के फ़ीचर्स क्या हैं, आपको पता है आपके ब्रांड की पिक्चर्स किस तरह की हैं, उसकी प्राइस क्या है, उसमें अगर कोई वुडन लकड़ी यूज़ हुई है तो वो किस चीज़ की है, ये हर चीज़ आपको पता है। तो इस वजह से अपने ब्रांड के बारे में ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो आप ही ने बतानी है और आप ही ने शो करनी है। एडवर्टाइज़ भी आपने खुद करना है क्योंकि आपका ब्रांड है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इज़ वेरी फास्ट एंड दिस मॉड्यूल कंडक्ट मोर देन 75%, जो हम लोगों ने कल भी देखे थे। जी समीर बोलो। तो प्राइवेट लेबल में अभी हम सबसे पहले प्राइवेट लेबल के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे, मतलब आप समझो कि आपका कल से जो है ना प्राइवेट लेबल के ऊपर काम स्टार्ट हो गया। हमने इसके ऊपर हमारी स्टडी स्टार्ट हो जाएगी कि कैसे हमने इसके ऊपर काम करना है, क्या ये हमें फ़ायदा देता है, क्या इसका हमें नुकसान होता है, कितनी हमारी इसमें इन्वेस्टमेंट लगती है और बाकी सारा कुछ भी, ठीक है। ये हो गया प्राइवेट लेबल, हमने इसको कल अच्छी तरह से देख लिया था। फिर आता है हमारे जी पास मैम। होलसेल। होलसेल में क्या था, वही कि आपने किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को रीसेल करना है। इसमें क्या आता है कि आपकी लेस इन्वेस्टमेंट होती है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन हाई होता है। इसमें आपको एडवर्टाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सोशल मीडिया की कोई ज़रूरत नहीं है। अमेज़ॉन का ये सेफेस्ट मॉडल है। क्यों आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिस ब्रांड के साथ काम कर रहे हो ना वो ऑलरेडी ख़ुद को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, आपको नहीं ज़रूरत है पीपीसी के एड्स रन करने की, कंपेन्स चलाने की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ उस ब्रांड की प्रोडक्ट के साथ की प्रोडक्ट को अपनी शॉप के ऊपर रख के सिर्फ सेल करना है बस। आपने सिर्फ अपनी प्राइस को थोड़ा सा हाई एंड अप एंड डाउन के ऊपर लेके जाते रहना है। अगर ज़रूरत लगी है तो उसको बढ़ा देना है प्राइस को, अगर ज़रूरत लगती है तो उसको आपने कम कर देना है, और आपने कोई काम नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। लो लेकिन रिस्क मैम है। इसमें कंपेटिटर्स तो ज्यादा होते होंगे इसमें? ऑफ कोर्स कंपेटिटर्स ज़्यादा होते हैं इसमें, वो तो आपके प्राइवेट लेबल में भी, और प्राइवेट लेबल में ज़्यादा मुश्किल होता है उनको compete करना, क्योंकि उसमें फिर आपको एडवर्टाइज़ ज़्यादा करना पड़ता है, यानी इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ता है। यहाँ पर कंपेटिटर्स में क्या सीन होता है कि आप प्राइस कम कर देते हो। सबसे पहली बात ये कि आपकी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए प्रोडक्ट की।
कि आप जहाँ से प्रोडक्ट ले रहे हो ना, उसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट होनी चाहिए। अगर आप होल सेल में अली बाबा यानी चाइना से भी सामान उठाते हो ना, तो वहाँ पर भी उसकी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए और आपके पास ओरिजिनल इनवॉइस होनी चाहिए। इनवॉइस क्या होती है, यानी वो रिसिप्ट होती है कि आपके पास ओरिजिनल जो है ना उसकी इनवॉइस होनी चाहिए। 45% लोग जो हैं वो इसके ऊपर काम करते हैं। कितनी अर्निंग हम इससे जनरेट कर सकते हैं मैम पर मंथ? डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे एग्जांपल है कि अगर आप 10% लगाओगे ना इसके ऊपर, तो आप कम से कम 50% तो अर्न करोगे लाजमी। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट इस काबिल है तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर कि आप कैसी प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हो। इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्रोडक्ट हंटिंग होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बिजनेस का। अब अगर प्रोडक्ट आप कोई अच्छी होगी ऐसी तो चलेगी। हाँ, अब अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट ले आते हो जो कि सिर्फ 10% प्रॉफिट देती है, तो वो आपको क्या कमा के देगी। अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट लेकर आते हो जो कि आपको 35% प्रॉफिट देती है, तो वो अगर 4 भी सेल हो जाएंगी ना, तो भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा ना। जी जी बिल्कुल जी। ऐसे ही है मैम, ये हम कोई ऐसी प्रोडक्ट ले आते हैं जो 100% प्रॉफिट देती है लेकिन सेल भी नहीं होती, वो नहीं हमारा नुकसान है। नहीं, उसमें भी अगर वो आपको प्रॉफिट इतना दे रही है, तो इसका मतलब ये कि उसकी सेल है तो वो आपको प्रॉफिट दे रही है ना। ये सब चीज़ें आप सीखोगे कि आपने किस तरह से देखना है इस चीज़ को। यानी आपने ऐसी जी प्रोडक्ट लेकर इंशाल्लाह। आनी है। हम लोग अभी जब हम लोग क्राइटेरिया को पढ़ेंगे ना, कि हम लोगों ने अपने एक क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट निकालनी होती है। पर मंथ जो है ना, वो 300 प्लस सेल होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की। और हम कौन सी प्रोडक्ट लेकर आते हैं, हम वो प्रोडक्ट देखते हैं जिनकी जो सेल है ना वो 1800 700 एक महीने में इतनी होनी चाहिए। इतनी होगी तो आपकी बारी आएगी और आपकी प्रोडक्ट सेल होगी। अगर उसकी जो सेल है वही 100 या 200 या 150 होगी पर मंथ में, तो फिर आपको वो कहाँ से प्रॉफिट देगी, फिर तो वो सेल ही नहीं होगी ना उसकी। फिर तो लोग ब्रांड्स ही से परचेज़ करेंगे ना, फिर आप लोगों के पास तो नहीं आएंगे। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज ही है मैम। हाँ, तो ये जब हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाके डिटेल के साथ, तो फिर ये मज़ीद क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। फिर हमारे पास मॉडल है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग को भी हमने कल देखा था कि क्या होता है, पिक्चर्स के ऊपर खेलना जिसको हम बोलते हैं। ड्रॉप शिपिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटेल बिजनेस वेयर इन दिस सेलर एक्सेप्ट कस्टमर्स ऑर्डर बट डज नॉट कीप गुड्स सोल्ड इन स्टॉक। हेयर यू सेल फिजिकल प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन विदाउट हैविंग टू डील इन्वेंट्री। आपने सिर्फ शो करना है कि आपके पास प्रोडक्ट है, लेकिन एक्चुअल में आपके पास नहीं है प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन सिर्फ हमने शो करना है। That means the seller does not have to handle the product directly, lower investment but high risk. इसमें बहुत हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत हाई रिस्क होता है। क्यों? मैम मेरे ख्याल से अकाउंट भी इन्हीं के ब्लॉक होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन क्यों होता है? लिखा हुआ है ना हाई रिस्क। मेरे ख्याल है रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते होंगे, पीछे से चीज मिली ना, टाइम आगे पर भेज नहीं नहीं सकते। पहुंचता। ठीक है, वो टाइम पर नहीं पहुंचता ना। सॉरी समीर, आपकी आवाज़ नहीं आई, बोलो। वो फिर टाइम पर नहीं पहुंचता है जो प्रोडक्ट होता है। अच्छा ठीक है, और सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम आती है ना, वो तो आ जाती है क्वालिटी की। क्योंकि अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें क्या पता कि हमने जहाँ से सामान लेके आगे भेजा है उसकी क्वालिटी कैसी है। सबसे पहली प्रॉब्लम। सेकंड, इसमें ये इशू आ जाता है कि अगर चलो मैं कहती हूँ मैं वॉलमार्ट से ले रही हूँ, ठीक है, मैं वॉलमार्ट से लेती हूँ और मैं वहाँ पे भिजवा दूँगी। वॉलमार्ट के मैं अपने कस्टमर का एड्रेस देती हूँ, वॉलमार्ट ने उसको सामान भेज दिया। अब उसके ऊपर पैकिंग और लेबलिंग तो वॉलमार्ट की है। उसने कहना है कि मैंने तो अमेज़ॉन पे ऑर्डर किया था, ये मुझे वॉलमार्ट से क्यों आ रहा है। सबसे पहले उसने अमेज़ॉन को कंप्लेन कर देनी है आपके ऊपर, उसके आपके वहाँ पर बैड रिव्यूज़ आ जाने हैं, ठीक है। और अमेज़ॉन ने आपसे पूछना है कि ये क्या है, पूछेगा लाजमी आपसे। आप चलो उसको एक आध दफ़ा तो टाल दोगे किस तरह, लेकिन उसको फिर चल जाएगा पता कि नहीं यहाँ पे कोई गड़बड़ हो रही है इस अकाउंट के अंदर। तो हमारे जो इतने ज़्यादा अकाउंट सस्पेंड होते हैं वो ड्रॉप शिपिंग ही की वजह से होते हैं। कल हम लोगों ने इसको भी काफ़ी किया था, आप लोगों को मैंने मियाँ चन्नू का भी बताया था। उसके अलावा मुल्तान साइड के भी हैं बहुत ज़्यादा, और उसके अलावा पंजाब में तो काफ़ी हैं, ये साहिवाल वगैरह हो गए और ये सब एरियाज़। वहाँ पर ड्रॉप शिपर्स जो होते हैं वो उतने ही ज़्यादा ड्रॉप शिपर्स हैं वहाँ पे, और उतने ही ज़्यादा जो है ना क्या होता है वहाँ पे, उनके अकाउंट जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं।
इन ड्रॉप शिपर्स की वजह से बाज दफा कई सुना है कि ओरिजिनल बंदे भी जो है ना यस उनका भी काम हो एग्जैक्टली जाता मैं है। यही कहने लगी थी कि ये जो 35 या 40,000 जो अकाउंट्स एक और साथ पाकिस्तान में इसी हैं। वजह से अमूमन पाकिस्तान की बदनामी का सबब भी यही बनते हैं। बिल्कुल, और पाकिस्तान में फिर कोई ना कोई इशू आ जाता है, जो अच्छा भला अपना होलसेल पर या प्राइवेट लेवल पे बंदा काम कर रहा होता है ना, उसको भी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। अभी मैं आपको एक और बताऊँ, ये कि अभी जो है 4 या 5 मंथ्स पहले तक, ठीक है, जब हम लोग अपना अकाउंट पाकिस्तान से बनाते थे ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन ये 4 महीने से हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आप अपना जो मोबाइल नंबर है ना, आप वो नहीं अटैच कर सकते। वो जो एक आता है ना, आपके पास ओटीपी आता है, वो नहीं आपके पास आ रहा, वो आपके पास नहीं आ पा रहा। तो उसके लिए फिर अब हमें क्या करना पड़ता है कि अब हमें यूएस का या यूके का नंबर परचेज़ करना पड़ता है। हमें ये इशू आ रहा है, हम पाकिस्तान के नंबर के ऊपर, मोबाइल नंबर के ऊपर अपना अकाउंट नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। उससे पहले एक दफ़ा प्रॉब्लम आ गई थी कि जी आप अपने पाकिस्तान के एड्रेस और बैंक अकाउंट के ऊपर भी नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या था कि हमें बाहर यानी यूएस या यूके के लोग चाहिए होते थे कि जो हमारी हेल्प करें और हमारे अकाउंट क्रिएट करके दें। जिस वक्त ये वाला टाइम पीरियड था, तकरीबन साल पहले कह लो, वहाँ पर ना फिर वहाँ के लोगों ने इस चीज़ को बिज़नेस बना लिया था। उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं सारी, आप हमारे नाम के ऊपर अकाउंट बनाओ और हम आपके पास साथ इतना % जो है ना पार्टनर होंगे आपके। यानी लोगों ने ये काम फिर ऐसे करना स्टार्ट किया दिया था। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, लेकिन अब हम पाकिस्तान से अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ क्या है कि हम बस सिर्फ मोबाइल नंबर नहीं होता, वो हम परचेज़ कर लेते हैं समटाइम्स, कुछ लोगों के पास ऑलरेडी होता है यही, तो फिर हम लोग वर्चुअली नंबर जो है ना वो ले लेते हैं। आई थिंक 5-5,500 का आता है वो यूएस का नंबर। कल भी हम लोगों ने एक परचेज़ करके दिया क्लाइंट को, तो 5,000 समझ लो कि लग जाते हैं इसमें। अच्छा, अभी ये बंद होने वाला है, मुझे बता दीजिएगा आप लोग साथ साथ कितना टाइम रह गया है। हाँ जी मैम बोलिए 6 मिनट प्लीज़। रह गए हैं। ठीक है, आपने क्या कहना था लाइबा? वो मैं बोल रही थी कि अब तो ई सिम भी मिल जाती है ना, आप जहाँ की हाँ मर्जी ले लें। एग्जैक्टली वही ना, ई सिम भी मिल जाती है हमें। हो गए। ये ड्रॉप शिपिंग से बहुत कमा रहे हैं, तो क्या उसके गुड की क्वालिटी जो होती है, इनके स्टफ की क्वालिटी वो बेटर होती है क्या, इस वजह से वो कमा रहे हैं? नहीं, वो ना रिस्क लेते हैं, वो बिज़नेस में हमेशा हम लोगों को रिस्क लेना होता है। वो रिस्क लेते हैं, जहाँ पे उनका अकाउंट क्वालिटी ख़राब होती है, उनका अकाउंट बंद हो जाता है, वो नया अकाउंट बना लेते हैं, वो टेंशन नहीं लेते इस चीज़ की। फिर वो लोग क्या करते हैं, ये जब हम लोग ड्रॉप शिपिंग पढ़ेंगे ना, फिर उसमें आपको चलेगा पता। ड्रॉप शिपिंग में अगर आपको काम करना आ गया है, अगर आपको उसकी पॉलिसीज़ का आइडिया हो गया है कि आपने अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ को किस तरह से फुलफ़िल करना है, तो इसमें 30-50% प्रॉफिट होता है। बहुत प्रॉफिट होता है इसमें, ड्रॉप शिपिंग में। लोग इसीलिए इतना कमाते हैं जिनको काम करना आ जाता है इसके ऊपर। जिनको काम करना नहीं आता है वो लोग पंगे लेते रहते हैं, जिनकी वजह से बाकी सबके अकाउंट भी बंद हो जाते हैं। ये मसला हो जाता है। मतलब माइंड गेम्स होती है, हाँ? एग्जैक्टली और सारी माइंड गेम होती है, आपको उसकी पॉलिसीज़ बस समझ आ जाए। ये जब हम लोग ड्रॉप शिपिंग पढ़ेंगे ना, फिर आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज़ होती है, कैसे हमने प्रोडक्ट इसकी हंट करनी है, तो हमने कौन सी प्रोडक्ट लेनी है, कौन सी मार्केट प्लेस के ऊपर हमने जाना है, किस तरह की चीज़ें हमने उठानी है। ये सब चीज़ें हम जब पढ़ेंगे तो फिर उससे आपको आइडिया होगा। जैसे अगर हम लोग ये शॉपिफाई पे करते हैं, तो वो शॉपिफाई पे भी तो ड्रॉप शिपिंग ही होती है ना, जबकि अच्छी खासी अर्निंग होती है इसके ऊपर भी, शॉपिफाई के ऊपर भी। है आइडिया शॉपिफाई का? जी मैम, जी सुना है जी उसके जी जी। हवाले से यही कि उस पर ड्रॉप शिपिंग ज्यादा होती है शॉपिफाई पर। मेरा ख्याल है उस पर अमेजोन के निस्बत कम रिस्क होता होगा, इसलिए वहां पर ज्यादा होती है। हाँ, कह लेना चाहिए, लेकिन ना अमेज़ॉन ऑफ कोर्स उसकी प्राइस वैल्यू ज़्यादा होती है और बाकी सब चीज़ें भी। और शॉपिफ़ाई पे मैम कौन इनके सी रूल्स होती है? भी बड़े शॉपिफ़ाई पे स्ट्रिक्ट है ना। बहुत स्ट्रिक्ट, इसीलिए तो बंदा पैसा कमाता है इतना। रूल स्ट्रिक्ट हैं तो एग्जैक्टली, ही कस्टमर कहीं। इसीलिए ट्रस्ट करता है कि यहाँ का जो सेलर है वो एग्जैक्टली धोखा नहीं करेगा। बिल्कुल, वो पे ज़्यादा पे करने को तैयार हो जाता है। उसको पता होता है कि मैंने यहाँ से लेना है। इसीलिए तो दुनिया की ये सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। बाकी भी तो है ना, आप वॉलमार्ट पे क्यों नहीं गए? एक बात है ना, हम सीखने के लिए हमने ईबे पे जाके क्यों नहीं सीखा, हमने वॉलमार्ट पे जाके क्यों नहीं सीखा, हमने ईटसे पे मेन चीज जाके क्यों नहीं अमेजोन का सीखा। ट्रस्ट रेट है। अमेज़ॉन का ट्रस्ट है, सिर्फ यही है। और बाकी दूसरा ये है कि ऑफ कोर्स जिसकी लक चल जाए चल जाए। हाँ, जब आप अमेज़ॉन के ऊपर सक्सेसफुल हो जाओ, फिर आप दूसरी मार्केट प्लेसेस के ऊपर भी जाओ। ये नहीं है कि आपने एक पे ही रहना है, फिर आपने बाकियों को भी ट्राई करना है।
जैसे अगर आप लोगों में से कोई भी अगर बिज़नेस करता है तो सबसे पहले हम आपका अमेज़ॉन के ऊपर अकाउंट बनाएंगे। वही प्रोडक्ट जो आप अमेज़ॉन पे सेल करते हो, उसके बाद हम उसी प्रोडक्ट को शॉपिफ़ाई के ऊपर लेके जाएंगे, उसी प्रोडक्ट को आप ईबे या वॉलमार्ट पे लेके जाओगे, उसी प्रोडक्ट को आप फिर टिकटॉक मार्केट प्लेस, ये टिकटॉक मार्केट प्लेस अभी तकरीबन 6 to 8 मंथ्स हुए हैं ये मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए मैम हैं। ये भी आपसे अभी सीखना है, फ्यूचर में देखेंगे हाँ जब उसकी हाँ, बारी ये आएगी। इंशाल्लाह क्योंकि बिल्कुल। टिकटॉक मार्केट प्लेस जो है वो पाकिस्तान में शो नहीं होती, उसको नहीं यूज होती, करने का आखिर कोई अपने तो पे है ही तरीका नहीं। होगा ना। क्योंकि बिल्कुल यहाँ है। पर कुछ मैंने भी पिछले दिनों भी एक दोस्त से सुना है कि ये अभी नई नई है, तो ये हम्म, बहुत इन है, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है बड़ा ना। बहुत और स्कोप है टिकटॉक और अभी इसके टिकटॉक ऊपर बहुत सिर्फ ड्रॉप ज्यादा लोग शिपिंग यूज है, करते हैं। बहुत यूज़ करते हैं और अभी इसके ऊपर सिर्फ ड्रॉप शिपिंग आई है। अभी आहिस्ता आहिस्ता टिकटॉक ने अपने वेयर हाउस बनाने स्टार्ट किए हैं, तो फिर इसके ऊपर होलसेल और वो प्राइवेट लेबल भी आएगा। अभी फ़िलहाल सिर्फ लोग इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग करते हैं और ये वही ना यूके मैम, में इसका जो है वही ना। टाइम जो कोई काम स्टार्ट करने का टाइम होता है। एग्जैक्टली और लोग बहुत कमा भी रहे हैं इसके ऊपर, टिकटॉक शॉप के ऊपर। तो जैसे अब इसके ऊपर देखें क्या ना, होता है कोविड में यूके। लोग कोविड में ही लोग ज्यादातर पाकिस्तानी अमेजोन पर कोविड में ही काम करने लगे थे। बहुत ज़्यादा करने लगे थे, तभी तो पाकिस्तान में इन हुआ है अमेज़न। उससे पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि ये भी कुछ है। ऐसे ही है मैंने भी तभी सीखा था उसी टाइम में सीखा था मैंने भी। मैम। उस वक्त जो है ना बच्चे बच्चे सीख गए थे, बस हमें पता नहीं क्या था, हम उस वक्त पबजी खेल रहे थे। बस ऐसे ही होता है ना कि कोई किसी टाइम देखता है जी। बोलिए। हाँ जी, अच्छा मुझे इसका था पहले भी ना, लेकिन हाँ हाँ। इसमें जब हम अकाउंट अपना बनाना चाहते थे ना, तो हमें बाहर का नंबर और बाहर की कोई मतलब वो चाहिए होती थी, जिस वजह से मैं इस पे अपना अकाउंट नहीं बना पाई। मैंने इस पे वर्क किया था थोड़ा सा ना, मुझे कुछ चीजें भी इसकी समझ में आई थी, मतलब इनमें ना कुछ हाँ हाँ। मतलब टी शर्ट्स का था कि आप इन पे वर्क करें, लेकिन उनका ये था कि आप जिस एरिया से जिस मुल्क की भी अगर आपको कोई ऑर्डर मिलता है तो आप उस मुल्क के हिसाब से मतलब पिक्चर वो मतलब आप उसके ऊपर प्रिंट करें कि जो भी उस एरिया की होंगी, यानी कोई भी उसकी वहाँ की मशहूर चीज। लेकिन वो बस थोड़ा सा इस पे आके मैं स्टॉप हो गई थी कि जब उन्होंने हमारा नंबर जो है ना, बाहर का नंबर, अब बाहर का नंबर ज़ाहिर है मेरे पास तो कोई रेफरेंस नहीं है, और आजकल हालात ऐसे हैं कि कोई बंदा हमें देने को भी तैयार नहीं होता नहीं नहीं, कि आपने जैसे कब जैसे ट्राई किया? कब आपने ट्राई किया ये था? तकरीबन हो गए होंगे ऑलमोस्ट 5 मंथ से ज्यादा हो गया इसको ना, जब मैंने अच्छा, ये क्योंकि कोशिश की थी नंबर, बनाने की। हाँ, किस नंबर क्या प्लेटफॉर्म होता की है? बात हो रही है मैम? अमेज़ॉन ये की। अमेजोन की। अमेज़ॉन के ऊपर जैसे मैंने अभी बताया था कि अभी आपकी अपनी यहाँ की पर्सनल डिटेल के ऊपर बनेगा, लेकिन मोबाइल नंबर जो है वो आपको बाहर का लेना होगा। वो क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट जो है ना, वो वर्चुअल जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ से आप सिम परचेज़ कर सकते हो। मैं मोस्टली जो है ना लेती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा भी मेरी नीस जो है, भांजी मेरी न्यूयॉर्क में रहती है, तो मुझे आगे भी फ़ायदा होगा, तो मैंने न्यूयॉर्क का नंबर ले लिया। 5000 में वो नंबर आपको मिल जाता है। आपने अपने मोबाइल के ऊपर सिर्फ एक ऐप करनी है विकी के नाम से, VYKE, वाईकी भी बोलते हैं इसको, कुछ लोग विकी भी बोलते हैं। वो आपने ऐप करनी है। अपने मोबाइल नंबर जो आपका है मोबाइल के अंदर जो सिम डली हुई है उसके ऊपर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। वो आपसे पूछेंगे आपने किस मुल्क की सिम ख़रीदनी है, आपने उस मुल्क को वहाँ से मेंशन करना है। फिर वो पूछेंगे कि इस मुल्क के कौन से शहर की लेनी है, वो आपने लेनी है। और उसके बाद जो है वो आपका अकाउंट नंबर मांगेंगे, डिडक्ट होंगे। मैम पाँच ये हज़ार रुपये आपकी 5000 सिम लाइफ आ टाइम जाती होते है। हैं? नहीं नहीं, ये हर साल बाद आपको जो है ना इसको रीन्यू करना होता है, यानी 1 साल के लिए ओके। मिलती है। तो 5000 की जो है वो आपको सिम मिल जाएगी, वो नंबर आपने वहाँ यूज़ करना है, बस मैम आपकी अगर अपनी हमारा इसी कोई मोबाइल में फ्रेंड होगी। रहता है, हम उससे फिजिकल सिम ही ले लें अगर, वो बेटर नहीं रहेगा इसके लिए? ये ज़्यादा बेटर है, वो वहाँ से लेगा सिम लेकर वो आपको भिजवाएगा, यहाँ पर आपके मोबाइल में ना चली तो फिर क्या मसला, इश्यूज में अंदर आ जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो वो ज़्यादा और बेटर रिचार्ज है के कि भी हम प्रॉब्लम्स लोग, आते हैं। ऑफ कोर्स ना, तो वो ज़्यादा बेटर है कि हम लोग इसको ये वर्चुअली या रिमोटली इसको बोलते हैं, वर्चुअली सिम बोलते हैं इसको, हम लोग ये ले लें, ये ज़्यादा बेटर होती है। ठीक है। अच्छा यस मैम। लाइबा, आपने भी कुछ कहना था? जी, वो आप बोल रही थी ना कि हाँ जी मतलब बोलो। कि हाँ। यहाँ नेट चलेगी। तो मतलब इस बार मैं जब पाकिस्तान आई थी ना, तो वो मेरे भाई के पास एक सिम थी ना, मतलब जो कि हम्म। में भी चल जाती है, उन्होंने इंटरनेशनल करवाई हुई थी। तो ओके। आई गुड आइडिया एज वेल। हाँ। लेकिन बस रोमिंग बहुत हमें, कॉस्टली पड़ती है मैम। हाँ लेकिन उसमें ये भी है ना कि फिर आपको वही है कि उसको इंटरनेशनली करवाना पड़ता है सिम को, क्योंकि वो वहाँ की सिम तो फिर पाकिस्तान में नहीं चलेगी ना।
तो वो ज़्यादा बेटर है कि ये हम लोग वाईकी के ज़रिए ख़रीद लें तो ज़्यादा बेटर हो जाता है ये चीज़। अच्छा अजी आप लोग बोलो, फ़ायज़ा आप बताओ। जी मैम, जब हम एफबीए में जब हम वो किसी प्रोडक्ट के लिए मतलब हम जब अप्रूवल मांगते हैं किसी ब्रांड से, तो उसके लिए हम प्रोफेशनल जीमेल यूज़ करते हैं, तो क्या वो ब्रांड्स हमें फ़ौरन ही वो अप्रूव कर देते हैं या उसमें टाइम लगता है? नहीं उसमें टाइम लगता है। कितना? उसमें टाइम कितना तो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले वो क्या करती हैं, वो आपके डेट आपका जो अमेज़ॉन के ऊपर पेज है ना वो देखेगी, आपकी जो वेबसाइट है वो देखती है, उसको चेक करती है, उसको तसल्ली होती है, फिर आप वो देखती है कि आपने जो उसको ईमेल की है वो कितनी प्रोफेशनल है। सेकंड ये है कि अगर आप उसको अगर तो प्रोफेशनल ईमेल से करते हो तो ही वो आपको रिस्पांस देगी। अगर आप उसको अपने नाम के ईमेल से करते हो ना, उसको उसने ओपन भी नहीं करना, देखना भी नहीं है उस ब्रांड ने। ठीक है। जी जी ठीक। तो हाँ, तो अगर तो एग्जांपल है कि आपका नया अकाउंट है, न्यू अकाउंट के ऊपर क्या होता है कि वो ज़रा थोड़ा सा टाइम लेते हैं न्यू अकाउंट के ऊपर, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका 2 साल पुराना अकाउंट है, 2 साल हो चुके हैं आपको काम करते हुए, तो फिर तो वो आपको फ़ौरन ही दे देते हैं अप्रूवल। उनको पता होता है कि भाई बंदा 2 साल से इसका अकाउंट पे काम कर रहा है, इसकी सेल अच्छी होगी, ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है ये, तो फिर ऑफ कोर्स फिर वो आपको फ़ौरन अप्रूवल दे देते हैं, क्योंकि टाइम हो जाता है ना। लेकिन अगर आपका न्यू अकाउंट है ना, तो न्यू अकाउंट के लिए फिर आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो जब हम लोग न्यू अकाउंट स्टार्ट करते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि हम स्टार्ट में ऐसी प्रोडक्ट लें जिनसे हमें ब्रांड से अप्रूवल ना लेनी पड़े। ऐसी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, ऐसे भी ब्रांड्स होते हैं जिन्होंने ओपन किया हुआ होता है अपना गेट के भी, जो कोई चाहे आकर हमारी प्रोडक्ट को उठा के अपनी शॉप पे रख के सेल कर सकता है। फिर हम लोग ऐसी प्रोडक्ट से काम स्टार्ट करते हैं। फिर वो सेल होता है? हाँ बिल्कुल होता है। प्रोडक्ट ढूंढनी वही है जो सेल हो। एग्जैक्टली हमने प्रोडक्ट निकालनी ही वही है जो सेल हो। अच्छा हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नवीद, आप फिर एंड में आए हो, बिल्कुल मिस कर दिया आपने आज। बस वो थोड़ा सा लेट हो गया, बिजी था, ऑफिस मीटिंग थी, तो बस वो अचानक ही बस बैठना पड़ गया। हाँ तो बस सॉरी, ऐसे ही हो जाता है, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह। वीडियो आप देख लेना फिर, ठीक है। कुछ ना समझ आया तो फिर आप पूछ लेना, वैसे हम लोगों ने मोस्टली कल वाला ही डिस्कस किया है। अच्छा मैं स्क्रीन फिर शेयर करती हूँ, हम लोग आगे चलते हैं, हम कहाँ पे थे। मैम ये वीडियो वाला बहुत अच्छा आइडिया है। मैं अभी वीडियो देख रहा था जो आपने कल वाले लेक्चर की भेजी थी। कोई कोई पॉइंट जो बंदा मिस कर जाता है वो बाद में वीडियो देख सकता है। बिल्कुल। जो भी नंबर है हमारे पास, अगर दुबई की कोई सिम है तो वो हम यूज कर सकते हैं अमेजोन के लिए। हम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो जहाँ पे चल रही है वहां उसको पे ना, नहीं, मतलब वहां वहां से ली हुई वहां की ही सिम है, लेकिन यहाँ पे चल अभी रही है उसकी, इंटरनेशनली वो जी ऑन जी है उसकी, मैं ये भी जी चेक जी कर रही ऑन हूँ। है बिल्कुल। ठीक जी है, जी फिर हम उसके ऑन है। ऊपर ट्राई करके देख सकते हैं, अगर हो जाता है तो फिर वेल एंड गुड, फिर तो ज़रूरत नहीं है हमें लेने की। मेरे ख्याल में सही मैसेज होगा। रिसीव होने चलो चाहिए, रोमिंग हाँ होनी क्योंकि चाहिए हम इंटरनेशनल। एग्जैक्टली क्योंकि हमने जस्ट सिर्फ मेरे एक ख्याल ओटीपी ओटीपी नंबर रिसीव लेना, करना होता है जी। हाँ बस सिर्फ हमने वही रिसीव करना है, और तो नहीं हमें कुछ चाहिए होता, तो चल जाएगी उसके ऊपर भी। सिर्फ चलें, पाकिस्तान का इशू आया हुआ है थोड़ा सा। कल पता करती हूँ इसका भी इंशाल्लाह, फिर मैं आपसे रब्ता रखूंगी, इस मैम पे ये भी मैंने बात ऐप करेंगे। डाउनलोड की है वाई की, वी वाई की हाँ ई वी जो है वाई ये। के ई तो एग्जैक्टली। इसके ऊपर मैम हम फ्यूचर में हम इसके ऊपर व्हाट्सएप वगैरह बाकी ऐप्स भी, सोशल मीडिया जो ऐप्स हैं वो हम इसके ऊपर ओटीपी लेकर बना सकते हैं। यानी कि जो बिल्कुल नंबर ये बना हमें सकते सेल हैं, करेंगे ये ये चीज आपका गारंटीड नंबर है है कि वो पहले किसी और को, हाँ। नहीं ये भी हो सकता है ना कि वो नंबर पहले किसी और को सेल हुआ हो, और हो नहीं नहीं सकता है नहीं नहीं हमारा एक्सपायर हो तो ये किसी और को दे दें। नहीं 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 ऐसे नहीं होगा। हाँ जब आपका एक्सपायर होगा तब किसी और को देंगे ना, लेकिन आपको तो एक्सपायर जैसे यहाँ पे होता है ना, हम अपनी सिम मैम अपने ये नाम भी से तो हो ख़त्म कर सकता है ना कि देते हैं। किसी और का एक्सपायर हुआ हुआ हमें मिल रहा हो, उसके ऊपर ऑलरेडी कोई प्लेटफॉर्म बैन हो। ये तो फिर चलेगा पता आपको, जब आप प्लेटफॉर्म पे जाना चाहोगे उस पर तो, लेकिन बाकी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर इतना नंबर्स का इशू नहीं होता। क्योंकि मैंने एक बार एक नंबर बाय किया था तो मैंने चेक किया था उसके ऊपर ना व्हाट्सएप ऑलरेडी बैंड था। अच्छा सही सही सही। वैसे इसके ऊपर तो व्हाट्सएप है ही नहीं, आप बना ही नहीं सकते हो, इसके ऊपर आपके एसएमएस आएंगे, ठीक है। और इसके ओके। ऊपर जो है उसके अलावा आप कॉल कर सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप नहीं है इसके ऊपर। अच्छा, ये एसएमएस वी देखे ना वाई के मैम, ई एसएमएस में ही ऐप है हमारा कोई? ओटीपी आ जाएगा वी ना। वाई के ई, वी वाई के ई, ओके। इसमें आप
इसमें आप वॉइस मेल कर सकते हो, एसएमएस कर सकते हो, आपके कॉन्टैक्ट की लिस्ट आ जाएगी इसके अंदर सारी जो आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट होंगे, ठीक है। कीपैड आ जाएगा, आप किसी को कॉल कर सकते हो। हमें चूँकि एसएमएस की ज़रूरत होती है तो हम इसीलिए इसी को लेके चलते हैं। 1 साल का टाइम पीरियड होता है, 1 साल के बाद फिर मैं इसको रिन्यू कर दूँगी, तो मेरा ये रिन्यू हो जाएगा इसी मोबाइल के ऊपर, यही नंबर, ठीक है। अच्छा, अगर आपने किसी को कॉल करनी है तो अगर आप किसी को कॉल करोगे तो आप यहाँ से कॉल करोगे तो आपका यही वाला नंबर जो आपका अगर दुबई का है या अगर आपका यूएस का नंबर है, इस नंबर से कॉल जाएगी उनके नंबर के ऊपर। और उस कॉल करने के लिए ऑफ कोर्स आपको इसको चार्ज करना होगा। फिर चार्ज इसको जब आप करोगे तो फिर उसके बाद जैसे अभी मैं एक आध दफ़ा मैंने इसको ट्राई करने के लिए बेल दी है तो बेल चली जाती है। स्टार्ट पे वैसे भी कुछ ना कुछ क्रेडिट होता है। इस टाइम मेरा यहाँ पे क्रेडिट है $0.01, यानी 0.01 जो सेंट्स है ना उतने हैं इस वक्त मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि मैंने मैसेजेस भी किए इसके ऊपर और कॉल्स तो नहीं की, लेकिन बेल शेल दी है इसके ऊपर फ़िलहाल। मेरे ख्याल में उसी में शायद डिडक्ट हो गए बाकी। अच्छा खैर, हम अपने चौथे मॉडल के ऊपर आते हैं जो कि है अमेज़ॉन का आर्बिट्राज, ठीक है। आर्बिट्राज में क्या होता है, कल हम लोगों ने देखा था। आर्बिट्राज में ये होता है कि जहाँ पर भी सेल लगती है, जहाँ पर भी जी, अब ना मैंने वो स्क्रीन शो की हुई है तो अब मुझे किसी के हाथ नज़र नहीं आएंगे रेस होते हुए, तो प्लीज़ आप लोग बोल दिया करो, ठीक है। जो भी बोलना चाहे ना वो बीच में बोल दिया करें। सॉरी, वो मैं बोलने लगी थी, मुझे हाँ लगा कि बोलो, आप हाँ नहीं बोलो, कोई बात नहीं। मैं अगर बोल भी रही हूँ तो आप बोल दो, मुझे चल जाएगा पता आपने बोलना है। जी। वो जो अमेज़न एडवर्टाइज़र है, इसका मतलब ये है कि आप सस्ती चीज़ एक जगह से लेके फिर आप मतलब कि अच्छे प्राइस में जिसमें आपको प्रॉफिट हो वो अमेज़न पे सेल करते हैं। एग्जैक्टली और इसमें होता सेम होलसेल की तरह ही है। हमने ब्रांड ही की प्रोडक्ट्स को रीसेल करना होता है इसमें, लेकिन हम क्या करते हैं कि वो चीप प्राइस से उठा के उसको हम प्रॉफिटेबल प्राइस के ऊपर सेल कर देते हैं। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि यू कैन फाइंड अ प्रोडक्ट फॉर $10 एट द डिस्काउंट साइड ऑफ योर लोकल वॉलमार्ट एंड सेल इट फॉर $20 ऑन योर अमेजोन स्टोर। तो जो बीच का $10 होगा ना वो आपका प्रॉफिट होगा इसमें, ठीक है ना। अब इसमें तो हम मैम लोगों ने बल्क में जी परचेज करने की मतलब नहीं नहीं मिनिमम डिसाइडेड होती है कि आपने इतनी परचेज करनी है या ये नहीं नहीं बल्क में नहीं परचेज? नहीं नहीं नहीं, ये जो आर्बिट्राज हमारे पास प्लान है ना, ये बल्क वाला प्लान है ही नहीं। ये हम लोग रिटेल मार्केट प्लेस पे जब सेल लगती है, डिस्काउंट लगता है, हम वहाँ से ख़रीदते हैं। आप चाहे 10 लो, आप 20 लो, 25 लो, 50 लो, जितने आपके पास इन्वेस्टमेंट है, जितने पैसे हैं, आप ये उतने लेके आप इसको ले जा सकते हो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में। आपने भेज देनी है या अगर ख़ुद वहाँ पे रहते हो तो अपने पास घर में रख लेनी है, ठीक है। इसमें हमारा बल्क वाला कोई सीन है ही नहीं। इसमें हम लोगों को ना एलएलसी चाहिए होती है आर्बिट्राज में, इसमें ना हम लोगों को ब्रांड अप्रूवल चाहिए होती है। क्यों? ये उन लोगों के लिए होता है मॉडल जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जैसे अगर हम लोग वहाँ बाहर की बात करते हैं तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम करते हैं। वो उसको हम बोलते हैं रिटेल आर्बिट्राज। रिटेल आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है कि ये लोग कहीं पर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, इन्हें वहाँ पे कोई प्रोडक्ट नज़र आती है जो कि 70% के ऊपर लगी हुई है। वो क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को फिर घर आकर अमेज़ॉन के ऊपर चेक करते हैं कि ये हमें फ़ायदा देगी कि नहीं देगी। अगर वो हमें अमेज़ॉन के ऊपर प्रॉफिट देगी, वो वहाँ जाएंगे, जाके वो 10, 15, 20, 25 जितने उनके पास पैसे होंगे उसको उठा के घर ले आएंगे अपने पास और अमेज़ॉन के ऊपर स्टोर बना के उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर देंगे कि भाई ये 25 आइटम जो है ना ये मेरे पास मौजूद है इस इतने प्राइस में। अब क्योंकि वो 70% आपके पास होगी ना, तो आप उसके मिनिमम प्राइस के ऊपर भी लगा सकते हो, तब भी आपको प्रॉफिट होगा। तो ये जो मैम है मतलब आर्बिट्राज हम्म, है, ये से ज़्यादा होता है या एफपीएम से होता है? दोनों से होता है। देखो आप वहाँ बैठी हो ना, आप वहाँ जी। बैठी हो ना, आप इसको एफबीएम करोगी, आप प्रोडक्ट को अपने पास घर लेकर आओगी। किसी भी आप वहाँ मार्ट में जाती हो, आप प्रोडक्ट वहाँ से परचेज़ करके अपने पास घर लेके आओगी। उस मार्ट की जो पैकिंग होगी ना वो आपने उतार देनी है और आपने उसको सिंपल बैग में डाल देना है। अब आप लोग जो वहाँ वाले हो, वहाँ वाले अक्सर अमेज़ॉन से शॉपिंग करते हैं। जैसे मेरी एक और स्टूडेंट थी यूके की, वो बहुत ऑनलाइन शॉपिंग करती थी। उसने मुझे बताया, कहती है हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी आती हैं जिनके ऊपर अमेज़ॉन का लेबल नहीं लगा होता, अमेज़ॉन का बॉक्स नहीं होता। वो क्या होता है, वो होते हैं FBM वाले,
यानी FBM वाले जो हैं वो उनको अमेज़ॉन के लेबल की ज़रूरत नहीं होती है, ना उनको अमेज़ॉन के लोगो की और अमेज़ॉन के बॉक्स की ज़रूरत होती है। वो अपनी प्रोडक्ट को सिंपल बैग में डालते हैं, सिंपल बैग में डाल के वो कस्टमर को डिस्पैच करवा देते हैं। अब कस्टमर ने, क्लाइंट ने, क्योंकि अमेज़ॉन के ऊपर उस प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया होता है तो वो समझ जाता है कि ये मुझे अमेज़ॉन की तरफ से आया है। ये होते हैं FBM वाले। इसी तरह तो पैसे बचाते हैं FBM वाले और उनको प्रॉफिट मिलता है। मैम ये इनको अमेजोन वालों को पता होता है कि ये FBM कर रहे हैं ये प्रोडक्ट? हाँ जी, बिल्कुल। ये वो अलाउ करते हैं मेरे ख्याल से ना। हाँ जी, जब आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो ना, वहाँ पर आपके पास ऑप्शन आती है कि आपने प्रोडक्ट को FBA करना है या FBM करना है। वहाँ आपने उसको बताना होता है कि हमने ये वाला मॉडल लेके चलना है। ये क्यों हमने उनको बताना होता है? ये हमने इसलिए बताना होता है क्योंकि अगर हम FBM करते हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट हमारे पास घर में पड़ी है, ठीक है। अमेज़ॉन पे हमने लिस्टिंग की और वो लिस्टिंग जो है ना वो फ़ौरन ही हमारी हो जाती है एक्टिव, और हो सकता है कि लिस्टिंग करते ही आधे घंटे के अंदर हमें ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएं, ठीक है। लेकिन FBA में क्या होता है? FBA में ये होता है कि हमने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजनी होती है। तो क्या होता है कि फिर अमेज़ॉन जो है उसके ऊपर लेबलिंग करवाता है। लेबल क्या होता है? बार कोड्स होते हैं। पहले अमेज़ॉन हमें बार कोड्स भेजेगा, उन बार कोड्स के ऊपर लिखा हुआ होगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आनी है और कहाँ जानी है, ठीक है। हर प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड होगा। उसके बाद वो जो बाहर वाले मेन बॉक्स होते हैं ना, जैसे अगर 20 पीसीज हैं और हम कहते हैं कि हमने इन 20 पीसीज को 4 बॉक्सेस में लेके जाना है, तो पहले 20 हमें बार कोड मिलेंगे। उसके बाद फिर वो 4 बार कोड्स मिलेंगे जो हमें मेन बॉक्स के ऊपर लगेंगे। उसके ऊपर फिर हमारा जो होलसेलर होगा, जो सोर्स होगा हमारा, या जो हमारी थर्ड पार्टी होगी, उसका एड्रेस लिखा हुआ होगा और उसके जो करीब तरीन वेयर हाउस होगा ना, वहाँ पे हमने उसको भेजना होगा। मैम वो इसमें बार ये कोड डिलीवरी कितने टाइम, अगर हम ऑर्डर परचेज करते हैं तो कितने टाइम में ये टाइम में वो पहुंच जाती है, FBM में या FBA में? दोनों में तकरीबन ये आपका जो है ना 10-15 दिन तो लग जाते हैं। और अगर ये लेबलिंग वाला सीन होता है ना तो फिर इसमें तकरीबन 15 दिन लग जाते हैं, क्योंकि जो हमारा फिर जो मैन्युफैक्चरर या जो सोर्स होता है ना, वो इन लेबल्स को प्रिंट करवाता है। प्रिंट करवाने के बाद उसको हर एक एक प्रोडक्ट के ऊपर लगाता है, चिपकाता है। तो वो 1-2 दिन इस चीज़ में भी लगा लेता होता है। उसके बाद फिर वो वहाँ से उसको भिजवा देता है अमेज़ॉन के वेयर हाउस में। जब अमेज़ॉन के वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट पहुँच जाएगी 15 दिन बाद, तो उस वक़्त आपकी जो लिस्टिंग है ना वो एक्टिव होगी। प्रोडक्ट आपकी लिस्ट चाहे आप अभी कर लोगे, आज ही कर लोगे, लेकिन वो एक्टिव कब होगी? जब आपकी प्रोडक्ट इन्वेंट्री जो है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंच जाएगी। उसके बाद वो आपको एक मैसेज आ जाएगा और आपकी इन्वेंट्री एक्टिव शो हो जाएगी। उससे पहले वो इनएक्टिव ही रहेगी और फिर आपके ऑर्डर्स लगने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आप ठीक है। अपनी इन्वेंट्री को देख सकते हो कि ये एक्टिव हो गई अमेज़न पर। हाँ हाँ, आप अपनी इन्वेंट्री को देख सकते हो। आप ये भी देख सकते हो कितने आइटम सेल हो गए, कितने रह गए, और कितने जो हैं वो डिस्पैच हो चुके हैं, कितने लोगों ने उसको कैंसिल कर दिया, कितने लोगों ने उसको वापस भेज दिया, रिफ़ंड कर दिया। ये सारा हिसाब किताब कंप्लीट पूरा जो डैशबोर्ड है ना मेरे ख्याल से डिटेल, अकाउंट में आ जाएगा। एग्जैक्टली ये सब कुछ आपके पास आएगा वहाँ पे। मैंने अभी कल भी दिखाया था आपको। उसके बाद अभी जो है ना, मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बाद में दिखाऊंगी भी, फिर आप लोग इसको सीखोगे भी। ऑफ कोर्स जब आप लोगों ने काम करना है तो इसको सीखना भी है कि हमने कहाँ से देखना है इन चीज़ों को, अपनी इन्वेंट्री को हमने मैनेज करना है, किस तरीके से मैनेज करना है। ये सब चीज़ें उसके अंदर आएंगी आपके। ये सब सीखोगे आप आराम से, हौसले से, सुकून से भी। आज पहला दिन है हमारा, ठीक है। तो आर्बिट्राज में क्या है? ये है ब्रांड, प्रेस्टीज ब्रांड आ गया। उसके ऊपर रिटेलर ने उसके ऊपर डिस्काउंट लगा दिया, ठीक है। हमने इसको ख़रीदा और हमने इसको ख़रीद के FBA यानी अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज दिया। हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं ये हमारे लिए है। जो लोग वहाँ बैठे होते हैं वो FBM करते हैं, वो उसको अपने घर ले जाते हैं और वहाँ से हमने आगे इसको कस्टमर को डिस्पैच करवा दिया, उसको हमने भेज दिया। या FBA के बाद अमेज़ॉन ने आके उसको भेज दिया। अब क्या होगा कि वो जो बीच का 70% 90% जो होगा ना, वो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। कि 4 मॉडल है, हम लोग एक एक करके इन सब मॉडल्स को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हमने इनके ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है हम वो देखेंगे। हमने इसके ऊपर सोर्स कहाँ से लेकर आने हैं, हमने इसको FBA करना है तो उसमें शिपमेंट में क्या क्या काम करने हैं, लेबलिंग किस तरीके से करनी है, बार कोड कैसे हमने निकालने हैं, जनरेट करने हैं, लिस्टिंग किस तरह से करनी। एक एक चीज़ जो है ना वो आपने देखनी है। और प्रोडक्ट, एक और मज़े की बात बताऊँ,
प्रोडक्ट हंटिंग में बहुत टाइम लगता है। प्रोडक्ट हंट करने के बाद फिर आपने उस प्रोडक्ट को पे अपना कंपटीटर ढूंढना होता है। उसके बाद फिर आपने उसको सोर्स करना होता है कि हमने इसको ख़रीदना कहाँ से है, ठीक है। मैक्सिमम उसके बाद कितना फिर टाइम आपने देना चाहिए आपको? सॉरी प्रोडक्ट हंटिंग में कितना टाइम देना चाहिए? प्रोडक्ट जब डिपेंड हंट कर करता रहे है। हो मैं तो उसको आपको मैक्सिमम कितना टाइम देना चाहिए? टाइम तो उसमें आप जितना टाइम है आपके पास आप दो, जितना दे सकते हो तो, क्योंकि मैक्सिमम आपकी आपकी लक है कि आपकी 1 घंटे के अंदर प्रोडक्ट निकल आती है। आपकी लक है कि आप महीना बैठे रहते हो, प्रोडक्ट नहीं मिलती आपको अच्छी। दिन में आपके पास जितना भी टाइम निकलता है, फारिग टाइम है, वो आप उसमें कर लोगे, बैठ के काम करना शुरू कर दो। अभी कल से जो हमारा स्टार्ट हो जाएगा ना, प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारी, उसमें आपको मैम तो आप आइडिया हो जाएगा। भी तो आपको पता कैसे लगता है कि मतलब जैसे कि कोई प्रोडक्ट प्रॉफिट में है कोई नहीं हाँ, है। मैं वही बताने लगी थी ना, मैं भी वहाँ तक पहुँची थी, सोर्स तक पहुँची हेलो, थी। आवाज सोर्स के आवाज मैम बाद आपकी नहीं अब आ रही है। जी जी आ रही है मैम, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा ठीक है। सोर्स के बाद फिर आपने उसका शिपमेंट प्लान करना होता है। शिपमेंट प्लान करने के बाद जब आपका तमाम टोटल कैलकुलेशंस आपके पास आ जाती है ना, जब तो फिर आपने ये देखना होता है कि अब ये प्रोडक्ट जो है मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग सारी रात मेहनत करके सुबह को हमें चलता है पता कि ये तो हमें प्रॉफिट ही नहीं दे रही, वो सारी मेहनत हमारी क्रॉस हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। ये हमें सबसे एंड में जाके चलता है पता कि ये प्रोडक्ट जो है ये हमें प्रॉफिट दे रही है कि नहीं दे रही है। तो इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आसान काम है, इतना मुश्किल नहीं है। समटाइम्स तो लोग इसको गेम की तरह भी लेते हैं। जब आप लोग ये टूल्स के ऊपर काम शुरू करोगे ना, आप जिस टाइम भी फारिग बैठे होगे ना, आप लैपटॉप ओपन करके बैठ जाओगे, चलो मैं प्रोडक्ट देखता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ये आपने प्रोडक्ट अपने कोर्स के बीच में ही निकालनी स्टार्ट कर दी और अच्छी प्रोडक्ट हुई, जैसे मैंने आपसे कहा था ना, आप लोग अपने अकाउंट्स बनाओ, फेसबुक के ऊपर ई कॉमर्स के जितने भी पेजेस हैं वो आपने ज्वाइन करने हैं, आपने लिंक्डइन के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। वहाँ पर आपने तो ये प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पर डालने ये ही मेरे पड़ेंगे। इंटरनेट में डिस्टॉर्ट है कि ये सब कहीं जा रहा है? मेरी आवाज का आप में आ रहे हैं क्योंकि आपकी भी आवाज़ कट गई है ना। जी मैम, इनका इंटरनेट का इशू आ रहा है हाँ, नवीद भाई आपका का ना। इंटरनेट का इशू है, बस ये इंटरनेट बहुत ख़राब हुआ है, बस हमारा भी लेक्चर ख़त्म है, लास्ट है। तो तो आप लोग जब अपने ये अकाउंट्स बनाओगे ना सारे, वहाँ पर आपने इन प्रोडक्ट्स को डाल देना है और उसके बीच में, कोर्स के बीच में ही आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपकी प्रोडक्ट है इस काबिल और आपको अच्छा क्लाइंट मिल गया है, हो सकता है उस क्लाइंट को आपकी प्रोडक्ट इतनी अच्छी लगे कि वो आपसे कहे कि भी ठीक है आप मेरे लिए काम करो, मेरे लिए आपने प्रोडक्ट्स निकालनी है। तो ऐसा भी हो जाता है हमारे साथ। ये नहीं है कि जब आप 2 महीने का कोर्स करोगे तो उसके बाद ही कहीं जाके आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं होता इसमें। समटाइम्स आपकी बीच में ही प्रोडक्ट निकलनी शुरू हो जाती है, और एक प्रोडक्ट जो है वो कितने की निकलती है, हम उसको 35 या $40 से स्टार्ट करते हैं। लाइक समझ लो कि आपका 10,000 की एक प्रोडक्ट भी चली गई तो भी बहुत है स्टार्ट में ही। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाते हैं फिर पैसे। ओके, अब हम आते हैं वर्चुअल असिस्टेंट की तरफ। In Amazon terms, virtual assistant VA is someone who works remotely in your Amazon business. They provide their services for you. They can either be employed full time, part time or on a casual basis. ये हम लोगों ने कल भी देख लिया था ये क्या होता है। हमने इसके टास्क भी देखे थे कि VA के टास्क क्या होते हैं। उसने प्रोडक्ट हंट करनी है, कीवर्ड को रिसर्च करना है, प्रोडक्ट सोर्सिंग हो गई, शिपमेंट प्लान हो गया, प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गई, लॉन्चिंग हो गई, रैंकिंग हो गई, PPC मैनेजमेंट हो गई, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ करना। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है उस लिस्टिंग को चेक करना कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, पिक्चर्स ठीक लगी हुई हैं, कंटेंट में तो कोई मिस्टेक नहीं है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। A to Z अकाउंट हैंडल करना, ये सारा काम जो है ना वो एक VA का होता है, मैम ठीक है। SOE भी इसमें ही आ जाता है ना, कि आपकी प्रोडक्ट टॉप पे शो हो, ये भी तो VA ही करते हैं ना। बिल्कुल, SEO इसको हम बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये मोस्टली SEO होता है गूगल के ऊपर, ठीक है। लेकिन जी, आपने अमेज़ॉन के अंदर जो SEO करना होता है वो वो PPC के कीवर्ड्स के एड्स, साथ इस तरह होता है ना, कीवर्ड्स कीवर्ड्स के के, हाँ साथ। एग्जैक्टली, वो PPC के जो हमने एडवर्टाइज करनी होती है ना, वो उसमें आ जी जाती है कि आपने किन लोगों पे अपनी टारगेट ऑडियंस लेकर आनी है, कौन से आपने कीवर्ड्स लगाने। अच्छा, इसकी मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। इसकी एग्जांपल ऐसी होती है कि अब अगर मैंने, अब मेरी प्रोडक्ट है कॉटन बेडशीट, ठीक है। अब मैंने कॉटन बेडशीट से रिलेटेड ही कीवर्ड यूज़ करने हैं,
यानी कॉटन बेडशीट में मैं बेडशीट भी लगा सकती हूँ, क्वीन साइज़ बेडशीट लगा दूँगी, मैं उसमें कंफर्टर लगा दूँगी, क्विल्ट सेट लगा दूँगी, ठीक है, यानी बेडशीट से रिलेटेड। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम उसके अंदर मैक्सिमम वर्ड्स ऐड करने हैं, कस्टमर कोई भी चीज सर्च करे तो उसमें आपकी वो प्रोडक्ट आ जाए, जाए। लेकिन अगर कॉटन बेडशीट में मैं कॉटन कीवर्ड लगाती हूँ तो क्या होगा, तो वो जो रा कॉटन होती है ना, जो रुई होती है जिसको हम बोलते हैं, वो वाली यानी जी एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग जो हैं वो भी मेरे प्रोडक्ट के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये गलती हम लोगों ने नहीं करनी, क्योंकि हमारा बेडशीट से रिलेटेड है, हमें कॉटन नहीं सेल करनी। हाँ, हमने सिर्फ सिर्फ अपने ये चीज़ रिक्वायर्ड देखी ऑडियंस को टारगेट करना है। इफ एग्जैक्टली, तो हमें इन चीज़ों को भी देखेंगे फिर आगे इंशाल्लाह, ठीक है। आपका जो कोर्स इंशाल्लाह। आउटलाइन है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, अमेजोन, हाँ, ये वर्चुअल पीपीसी असिस्टेंट, उसकी टाइप्स क्या। है, सॉरी, ये फॉर पीपीसी जो है, पीपीसी मैनेजमेंट, ये जी, पीपीसी स्टैंड फॉर किससे क्या बनता है पीपीसी से? पे पीपीसी पर, स्टैंड फॉर पे पर पे क्लिक, पी ए वाई पे, पी ई आर पर क्लिक, पे पर सी क्लिक। एल आई से पे पर जी जी, क्लिक, ठीक है। पे पर यानी क्लिक, मैं यहाँ पर इसको मैंने करेक्ट। क्लिक किया ना और मेरा ये वाला पेज आ गया क्लिक करने से, तो अगर कोई कस्टमर मेरी प्रोडक्ट के ऊपर आएगा क्लिक करने से तो मुझे उसके चार्जेस पड़ेंगे, मैं उसका पे करूँगी, क्योंकि मैंने और एडवर्टाइज लगाया हुआ है, मैंने मेंशन किया हुआ है कि कोई अगर मेरी मेरी प्रोडक्ट को क्लिक करता है तो वो $2 डिडक्ट होंगे मेरे अकाउंट से, फिर ठीक प्रोडक्ट है। टॉप पर भी आ जाती है ना। एग्जैक्टली, प्रोडक्ट आपकी टॉप पर भी आ जाती है इस चीज़ से। तो प्राइवेट लेबल में एडवर्टाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, प्रोडक्ट्स को अपनी ब्रांड की मार्केटिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। इसमें हम लोग प्राइवेट लेबल को पढ़ेंगे, प्रोडक्ट आपने हंटिंग करनी है टूल्स के थ्रू, टूल्स भी मैंने कल आपको दिखाए थे, उसमें हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे हंटिंग के। आपने मार्केट को रिसर्च करना है, कीवर्ड रिसर्च, प्रोडक्ट सोर्सिंग, नेगोशिएट टू सप्लायर्स, फ्रेट फॉरवर्डिंग होती है। फ्रेट फॉरवर्डिंग क्या होती है, शिपमेंट प्लान्स होते हैं, कॉपी राइटिंग, अमेजॉन लिस्टिंग राइटिंग, प्रोडक्ट लॉन्च करना, पीपीसी कंपेन्स, होलसेल और ब्रांड हंटिंग, होलसेल ब्रांड अप्रूवल, ड्रॉप शिपिंग, आर्बिट्राज, अकाउंट मैनेजमेंट, क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स की हंटिंग किस तरह से करनी है, एंड हाउ टू बिकम अ वीए अमेजॉन। इसके जो एथिक्स होते हैं एक वीए के, वो आप लोगों ने सीखने हैं। ये थे हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर, और अब है टाइम असाइनमेंट का। 2 असाइनमेंट्स हैं आपके पास। नंबर 1, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ ई कॉमर्स। हमने पढ़ा है ई कॉमर्स की टाइप्स को, आपने उनको मज़ीद डिटेल के साथ एग्जांपल्स देकर बताना है, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लेबल एंड होलसेल, होलसेल और प्राइवेट लेबल का आप लोगों ने डिफरेंस बताना है। ये आपकी असाइनमेंट है जो आप लोगों ने करके लेकर आनी है। इसमें से एक क्वेश्चन आपने कल मुझे दिखाना है, और दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि कल के बाद फिर 4 डेज़ आपकी क्लास नहीं होगी, तो फिर दूसरा क्वेश्चन जो है ना, फिर वो आप उन 4 डेज़ में कर लेना, लेकिन करना ज़रूर है आपने। एक क्वेश्चन आपने कल करके लाना है, अब इन दोनों ओके में से मैम। जो भी दिल करे वो कर लेना आप लोग, ठीक है। तो जी ये मैम। था ओके मैम। हमारा आज का लेक्चर। अब मुझे बताओ कोई क्वेश्चन। जी समीत बोलो, आपका मुझे हाथ नज़र आ रहा है, हैंड। क्वेश्चन कोई आज के लेक्चर से रिलेटेड। नो मैम। चलो ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन हो असाइनमेंट करते हुए आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। अपने ग्रुप हम लोगों ने बनाया ही इसीलिए ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है ना वो उस ग्रुप में पूछ लें। तो ओके जी, जी थैंक यू मैम, सो मच। ये जज़ाकल्लाह। जैसे ही अपलोड होगी वीडियो आपको भिजवा दूंगी। अभी मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर देती हूँ, उसकी पीपीटी फाइल भी शेयर कर देती हूँ, ताकि एक कोर्स ये आपके पास बनता जाएगा। और आप लोगों में से अगर कोई बाद में एज अ इंस्ट्रक्टर बनना चाहता हो तो क्या होगा, उसके पास ये एक पूरा कोर्स भी आ जाएगा और उसके बाद फिर वीडियोस भी आ जाएंगी कि आप उन वीडियोस से भी सीख सकते हो बार बार। तो ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज मैम।